अध्याय 23। स्विश स्विश। तारांकन। आंगन में भागते समय उसकी आकृति हवा के झोंके की तरह हिल रही थी। आंगन में उसकी आकृति इधर उधर टिमटिमा रही थी, जो उसकी असामान्य गति को दर्शा रही थी। थोड़ी देर बाद जिया हाओ ने अपने कदम रोके और अपनी तकनीक का मूल्यांकन किया। फेडिंग मून स्टेप की चपलता बहुत बढ़िया है। हालांकि मैं अपने पैरों पर दौड़ते हुए बहुत शोर कर रहा हूँ। इस तकनीक का उपयोग करते समय कोई शोर नहीं होना चाहिए। चूंकि उसने तकनीक को सीधे मूनलाइट रेपिस्ट से सीखा था, इसलिए जिया हाओ को बस उस तकनीक का आदी होना था। फेडिंग मून स्टेप्स और भेस तकनीकों की बदौलत मूनलाइट रेपिस्ट मार्शल समुदाय और अधिकारियों से बहुत लंबे समय तक बचने में कामयाब रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि फेडिंग मून स्टेप एक शक्तिशाली मूवमेंट तकनीक और एक छुपाने की तकनीक दोनों है। कोई आवाज नहीं, कोई आभा का रिसाव नहीं, हत्यारों और अपराधियों के लिए एकदम सही। जिया हाओ ने अपनी तकनीक को समायोजित करने से पहले एक पल के लिए सोचा। उसके बाद उसने 1000 टेम्पर्ड ग्रेट स्वॉर्ड निकाला और दौड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ओल्ड यांग जिया हाओ से मिलने के लिए आंगन में दाखिल हुआ। हालांकि जब उसने ग्रेट स्वॉर्ड पकड़े हुए जिया हाओ की हरकत देखी तो वह दंग रह गया। हाँ, जिया हाओ फेडिंग मून स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए ग्रेट स्वॉर्ड घुमाता रहा, जिससे उसका शरीर ज्यादा लचीला और हरकतें ज्यादा परिष्कृत होती गईं। अपने कदम रोकते हुए उसने ओल्ड यांग को देखा और उसे देखकर मुस्कुराया। आपकी हरकतें करने की तकनीक कमाल की है, यंग लॉर्ड। ओल्ड यांग तारीफ किए बिना नहीं रह सका। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कई परिवार का स्लाइडिंग वाटर फुटवर्क है। हाँ, वाकई यह नहीं है। जिया हाओ ने कुछ भी नहीं छिपाया। इस तकनीक का इस्तेमाल मूनलाइट रेपिस्ट ने किया था। मैंने उससे ये तकनीक सीखी और खुद सीखी। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई उसे पकड़ नहीं पाया। ओल्ड यांग ने आह भरी। हालांकि ये सोचकर कि आपने 1 महीने से भी कम समय में इतना कुछ सीख लिया है। अच्छा, क्या मैं कोई जीनियस नहीं हूँ? जिया हाओ मुस्कुराया। वैसे भी यहाँ आओ और इसे देखो। बूढ़ा यांग जिया हाओ के पास गया और उसने बड़ी तलवार पकड़ ली। इसे उठाते हुए वो प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। हाँ, इतनी अच्छी तलवार, यह मेरी तलवार से भी बेहतर हो सकती है। अपनी आंतरिक क्यूई को इंजेक्ट करने की कोशिश करो। बूढ़े यांग ने जिया हाओ की बात सुनी और सिर हिलाया। अचानक तलवार लहराते ही उसका हाव भाव बदल गया। अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए बूढ़े यांग ने जोर लगाया। तारांकन स्विशिश। तारांकन। बड़ी तलवार से एक लाल किरण निकली और उसने आंगन में 2 खंभों को काट दिया। एक तेज आवाज के साथ वे 2 खंभे 2 हिस्सों में कट गए और जमीन पर गिर गए। दिलचस्प, तो ब्लेड की सतह पर कुछ जादुई चित्र उकेरे गए हैं। बूढ़ा यांग हैरान था। हालांकि मैं इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन अगर इसे शूरवीर या भारी बख्तरबंद सैनिक को दिया जाए तो वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बहुत बुरा हुआ, इतनी बड़ी तलवार महंगी होगी, है ना, यंग लॉर्ड? बूढ़े यांग ने उत्साहित चेहरे से जिया हाओ को देखा। हालांकि उसने सिर्फ एक अजीब भाव देखा। तुम क्या देख रहे हो? जिया हाओ की निगाहों का अनुसरण करते हुए बूढ़े यांग ने टूटे हुए खंभों को देखकर रुक गए। उनकी कीमत कितनी है? वे लकड़ियां कीमती होंगी, जिया हाओ ने शांत स्वर में कहा। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। बूढ़े यांग ने हकलाते हुए जिया हाओ की ओर देखा। ठीक है, मैडम ली एस्टेट के विभिन्न हिस्सों का नवीनीकरण कर रही हैं। मुझे विश्वास है कि आप इसकी मरम्मत कर सकते हैं, उसने धीरे से कहा। इसके अलावा वे वैसे भी पुराने हो गए थे। यह आपके मासिक वेतन से काटा जाएगा, जिया हाओ ने उत्तर दिया। यंग लॉर्ड, क्या आप नहीं कर सकते? बूढ़े यांग अवाक रह गए। आप पहले से ही इतना कमा रहे हैं, क्या आप इस बूढ़े नौकर को नहीं छोड़ सकते? हे, सच में, जिया हाओ ने ठहाका लगाया। वैसे भी आओ और मेरे साथ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है, यंग लॉर्ड? बूढ़े यांग ने उत्सुकता भरी आवाज में पूछा। सिल्वर लाइटनिंग कैवेलरी में अभी कितने सैनिक हैं? लगभग 3000 सैनिक, बूढ़े यांग ने तुरंत जवाब दिया। उनके उपकरणों के बारे में क्या वे पुराने उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं या नए? ठीक है, मुझे मानना होगा कि उपकरण पुराने हो गए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिया हाओ ने अपना सिर हिलाया। सबसे पहले कुछ पैसे लो और घोड़ों को तैयार करो। सुनिश्चित करो कि वे पोषक तत्व खाते हों और उनके खुर सही हों। सिल्वर लाइटनिंग कैवेलरी कई परिवार की रीढ़ है, हम उन्हें कमजोर नहीं होने दे सकते। उनके अलावा हम कितने सामान्य सैनिक तुरंत इकट्ठा कर सकते हैं?
लगभग 10,000, बूढ़े यांग ने जवाब दिया। कई परिवार एक सैन्य जनरल परिवार है, इसलिए हम 10,000 सैनिकों को तुरंत बुला सकते हैं। हालांकि हमारे पास केवल 2,000 सैनिकों के उपकरण हैं। बाकी वित्तीय संकट के दौरान बेच दिए गए थे। लेकिन अब, जैसा कि पैट्रियार्क कई ने आदेश दिया है, हम राजधानी शहर से कवच का आदान प्रदान करने के लिए अपने लौहयस्कों का उपयोग करने जा रहे हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हमारे लोहारों में लोहार नहीं है? जिया हाओ ने अपनी आंखें घुमाई। ठीक है, वे हैं, लेकिन उनसे मुझसे मिलने के लिए कहो। मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ, जिया हाओ ने जवाब दिया। सुधारने के लिए कई परिवार को आत्मनिर्भर बनना होगा। जितना अधिक हम दूसरों पर कम निर्भर होंगे, उतना ही बेहतर होगा। बूढ़े यांग ने जिया हाओ की तर्क को समझा और उसने सिर हिलाया। मैं आज शाम तक लोहारों को बुला लूंगा। बहुत बढ़िया, जिया हाओ ने सिर हिलाया। कैसे कभी, जाने से पहले मेरे साथ एक मुकाबला क्यों नहीं करते? बूढ़े यांग को जिया हाओ के अनुरोध को सुनकर आश्चर्य हुआ। हालांकि उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यह मेरी खुशी होगी, युवा स्वामी। थोड़ी देर बाद जिया हाओ जमीन पर पड़ा था, उसके शरीर पर कई चोटें थीं। भाड़ में जाओ, बूढ़े यांग ने कोई दया नहीं दिखाई। जिया हाओ मन ही मन हंसा। उसने असली तलवार का इस्तेमाल किया जबकि बूढ़े यांग ने लकड़ी की तलवार का इस्तेमाल किया। हालांकि वो कई यूनहाई की तरह पीछे नहीं हटा। बूढ़े यांग की साधना पहले ही आधे कदम के सहज गुरु दायरे तक पहुंच चुकी थी। उसे आगे बढ़ने के लिए बस एक धक्का की जरूरत है। हालांकि ऐसे मौके दुर्लभ हैं, जिससे बहुत से लोग अपने जीवनकाल में सहज गुरु दायरे तक पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं। युवा स्वामी, क्या आप ठीक हैं? जिया हाओ उठे और देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि मिनमिन था। मैं ठीक हूँ, बस मेरे लिए थोड़ा गर्म पानी तैयार करो, मैं नहा लूंगा। हाँ, यंग लॉर्ड। मिनमिन ने उसे उठने में मदद की और उसे वापस उसके कमरे में ले गया। थोड़ी देर बाद 2 नौकरानियां आईं और बाथटब में गर्म पानी डाला। तुम पहले से ही इस घर की हेडमेड बन गई हो, है न? जिया हाओ उसे चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाई। नहीं, सच में, मिनमिन ने आह भरी। सबसे ज्यादा ताकत स्टीवर्ड लियू के पास है, उसके नीचे मिस चिंग है, जो लेडी ली की हेडमेड है। लेकिन मुझे मानना होगा, यंग मिस की शादी के बाद मेरी ताकत बढ़ गई। जिया हाओ बाथरूम में चली गई लेकिन उसने देखा कि मिनमिन उसके पीछे अंदर आ गई है। क्या तुम मेरे साथ नहाने जा रही हो? जिया हाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मिनमिन ने ये सुनकर हकलाया। युवा स्वामी, मेरा मतलब है, मैं आपकी पीठ साफ करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन तुमने कभी नहीं किया, जिया हाओ ने असमंजस में पूछा। ठीक है, ये कुछ हिस्सा है, युवा मिस ने मुझे याद दिलाया। मिनमिन ने जवाब देते हुए शर्माया। आमतौर पर सभी युवा स्वामियों के पास उनकी निजी नौकरानी होती है जो हर जगह उनकी सेवा करती है। हालांकि युवा स्वामी के पास ऐसी कोई नौकरानी नहीं है। आपके पद के लिए ऐसा करना बहुत अनुचित होगा, इसलिए युवा मिस ने मुझे आपकी सेवा करने के लिए कहा। जिया हाओ ने ये सुनकर अवाक रह गया। हालांकि उसने फिर भी अपना सिर हिलाया। तुम्हें पता है, हालांकि मैंने तुम्हें बहुत चिढ़ाया, लेकिन मैंने कभी तुम्हें मजबूर नहीं किया। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, युवा स्वामी, मिनमिन चिल्लाया। मैं अपनी इच्छा से ऐसा कर रहा हूँ। कृपया मुझे आपकी सेवा करने की अनुमति दें। उद्धरण चिन्ह ... जब आप इतना कुछ मांग रहे हैं। जिया हाओ ने बाथरूम में जाते समय अपनी आंखें घुमाई। कांस्य दर्पण के सामने खड़े होकर उसने अपने स्वयं के धुंधले प्रतिबिंब को देखा। मिनमिन उसके पीछे खड़ी थी जब उसने उसे अपने कपड़े उतारने में मदद की। वह जिया हाओ के शरीर के नीचे लहराती मांसपेशियों की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। जिया हाओ एक विशालकाय व्यक्ति नहीं था जिसका शरीर सुडौल था। वह काफी दुबला और लंबा था, लेकिन उसकी मांसपेशियां बस अच्छी तरह से परिभाषित थीं। उसके शरीर का हर अंग बिल्कुल आनुपातिक था, जो उसे बिल्कुल सुंदर बनाता था। यह यंग लॉर्ड की खुशबू है। तो मिनमिन ने जिया हाओ के लबादे को कस लिया, क्योंकि वह अंदर ही अंदर बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं पाए। तुम क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना। मिनमिन को होश आया। मैं बस थोड़ा विचलित हो गई थी। ठीक है, इसमें मदद नहीं की जा सकती, जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। आखिरकार मैं बहुत सुंदर और परिपूर्ण हूँ। तुम आसानी से मुझसे विचलित हो सकते हो। युवा स्वामी, क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो? मिनमिन अवाक रह गई। हालांकि
उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि जिया हाओ में घमंडी होने की क्षमता है। जिया हाओ ने मुड़कर नहीं देखा क्योंकि वह नंगा था, गर्म पानी से भरे लकड़ी के टब में जा रहा था। मिनमिन उसके पीछे खड़ी थी और उसने उसके शरीर पर पानी डाला। उसके बाद उसने उसकी पीठ को रगड़ना शुरू कर दिया। मालिश का आनंद लेते हुए जिया हाओ ने अपनी जीभ चटकाई। आह, सामंतवाद वास्तव में बहुत पापी है, लेकिन मुझे ये पसंद है। युवा स्वामी, तुम वास्तव में बहुत सुंदर और विद्वान हो। तुमने शाही परीक्षा आसानी से पास कर ली होगी, है न? अच्छा, अगर मैंने शाही परीक्षा दी होती तो क्या मैं अपने लिबादे पर अपना विद्वान बैज नहीं दिखाता? जिया हाओ ने ठहाका लगाया। क्या क्या इसका मतलब है तुमने शाही परीक्षा नहीं दी? मिनमिन दंग रह गया। सिर्फ इसलिए कि मैंने शाही परीक्षा नहीं दी, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं होशियार नहीं हूँ। जिया हाओ ने अपनी आंखें घुमाई। बस इसलिए कि मुझे परीक्षा देने का मन नहीं हुआ। मेरा मतलब है, यंग लॉर्ड की बुद्धिमत्ता से तुम आसानी से तीसरे दर्जे के अधिकारी बन सकते हो। मिनमिन ने जवाब दिया, बस इसलिए कि कुलपति को ये पसंद नहीं आया। क्यों? ससुर अधिकारियों से नफरत करते हैं? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा और किनारे पर झुक गया। राजनीतिक गुट और सैन्य गुट के बीच संघर्ष कोई नई बात नहीं है। युद्ध में अनुभवी वे लोग शाही राजनीति में घिनौने खेल से नफरत करते हैं। इस बीच मंत्री और अधिकारी सैन्य दुनिया और सेना से नफरत करते हैं। उन्हें बिना किसी शान के मांसपेशियों वाले दिमाग कहते हैं। सम्राट की अपनी परेशानियां हैं। उसे दोनों गुटों को ठीक से नियंत्रित करना था, बिना दूसरे पक्ष को उसे हड़पने का मौका दिए। वास्तव में कुलपति कई को वे अधिकारी और मंत्री कभी पसंद नहीं थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी युद्ध का मैदान नहीं देखा था, फिर भी इसके बारे में बड़े फैसले ले रहे हैं। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि पिछले वित्त मंत्री ने कई परिवार के नेतृत्व वाली सेना को फंड नहीं दिया था, जिससे सैन्य गुट और राजनीतिक गुट के बीच बड़ी लड़ाई हुई। हे, मिनमिन को बहुत सारी चीजें पता हैं, है न? जिया हेचेओ ने ठहाका लगाया। वह पलटा और उसके सामने आया। क्या तुमने वह शैम्पू इस्तेमाल किया है जो मैंने तुम्हें दिया था? अच्छा, सच में नहीं। यह अभी भी मेरी थैली में है। मिनमिन ने अपना सिर हिलाया। तो तुम मेरे साथ नहाने क्यों नहीं आती? जिया हाओ ने उसे चिढ़ाया। मुझे मत बताओ कि नौकरानियां ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनते ही मिनमिन का चेहरा सेब की तरह लाल हो गया। था दैट, मैं हे, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे लगता है, चूंकि यंग लॉर्ड पूछ रहे हैं, तो मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए, मिनमिन ने नर्म आवाज में जवाब दिया। इसके अलावा मैं तुम्हें बाहर से ठीक से नहला नहीं सकती। क्या? मिनमिन का जवाब सुनकर जिया हाओ दंग रह गया। उसे कपड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि मिनमिन धीरे धीरे अपने कपड़े उतार रही है। मिनमिन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम आज थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही हो? जिया हाओ ने बिना उसकी ओर मुड़े जल्दी से कहा। मैं बस वही कर रहा हूँ जो यंग मिस ने मुझसे करने को कहा है। मिनमिन ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उसने कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिया हाओ दंग रह गया जब उसने देखा कि मिनमिन आगे आ रही थी। उसने अभी भी अपना बेली बैंड पहना हुआ था और वह जिया हाओ के सामने शर्मीली सी खड़ी थी। अनाड़ीपन से वह बाथटब में चढ़ गई और जिया हाओ के सामने बैठ गई। दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। फिर मिनमिन ने गहरी सांस ली और जिया हाओ के शरीर के दूसरे हिस्सों को रगड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, तुम्हारी यंग मिस ने और क्या कहा? जिया हाओ ने थोड़ी सख्त आवाज में पूछा। अगर वह मेरी मदद करना चाहती है तो क्या उसे यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए? वह तुम्हें क्यों मजबूर कर रही है? कोई भी मुझे मजबूर नहीं कर रहा है, यंग लॉर्ड। मिनमिन ने अपना सिर हिलाया। मैं बस यंग मिस के फैसले से सहमत हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अच्छा, तुम अपने यंग लॉर्ड के साथ नहा रही हो, क्या तुम भविष्य में शादी नहीं करोगी? जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। तो क्या ये कोई समस्या नहीं होगी? मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने मरते दम तक यंग मिस का साथ निभाने का वादा किया है। मिनमिन ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। इसके अलावा, क्या तुमने नहीं कहा कि मैं भी तुम्हारी संपत्ति हूँ? क्या तुम मुझे किसी और आदमी से शादी करने दोगे? तस्क, हमेशा की तरह तेज दिमाग। जिया हाओ ने मिनमिन को अपनी बाहों में खींचते हुए हंसते हुए कहा। बाहर झुकते हुए उसने मिनमिन की थैली से शैम्पू की बोतल निकाली। मुड़ो, मैं शैम्पू लगाने में तुम्हारी मदद करूंगा। यो यंग लॉर्ड, यह उचित नहीं है, मिनमिन ने जल्दी से कहा। एक लॉर्ड अपनी नौकरानी की मदद कैसे कर सकता है? मिनमिन, अगर तुम सहमत नहीं हो
तो तुम अभी बाहर जा सकती हो। मिनमिन ने जिया हाओ को एक पल के लिए देखा और फिर आह भरते हुए उसे अपनी पीठ दिखाने के लिए मुड़ गई। अचानक उसने महसूस किया कि जिया हाओ की उंगलियां उसके सिर की मालिश कर रही हैं और उसके बालों में शैम्पू लगा रही हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मिनमिन ने आह भरी क्योंकि उसे जिया हाओ की उंगलियां उसके बालों पर जादू कर रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यंग मिस ने कहा कि यह मज़ेदार है। क्या ऐसा है? जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। ठीक है, चूंकि इसमें कुछ समय लगेगा, तो क्यों नहीं तुम सब कुछ बता देती? किस बारे में? मिनमिन ने उत्सुक स्वर में पूछा। आज के बदलावों के बारे में। यिक्सू ऐसा क्यों व्यवहार कर रही है? क्योंकि वह डरती है। यंग मिस तुम्हें खोने से डरती है। क्यों? जिया हाओ ने उलझन में पूछा। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी उसके साथ बुरा व्यवहार किया है। मैंने सब कुछ सिर्फ उसके लिए किया। उम्मीद है कि वह सहज होगी। तो फिर वह क्यों सोच रही है कि मैं उसे छोड़ दूंगा? जू चेनलान की वजह से? मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि यंग लॉर्ड बहुत अच्छे और देखभाल करने वाले हैं। यंग मिस ज्यादा चिंतित है, मिनमिन ने उदास स्वर में उत्तर दिया। उसे लग रहा है कि वह आपकी भावनाओं का जवाब नहीं दे पाएगी। उसे लगा कि वह आपको मानसिक और शारीरिक अंतरंगता से वंचित कर रही है। और चूंकि वह आपकी शारीरिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसके बजाय ऐसा करने को तैयार हूँ। मिनमिन ने जवाब दिया। जिया हाओ ने तर्क सुनकर दंग रह गया। ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा कारण है न? झाग को धोते हुए जिया हाओ उसे डांटने से खुद को नहीं रोक सका। अगर उसे कोई समस्या थी, तो वह मुझसे संवाद कर सकती थी। और यह भी नहीं कहना है कि हमारे लिए थोड़ा दूर रहना ठीक है। हमारी शादी को मुश्किल से 1 महीना हुआ है। कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? मैंने जो कहा वह बस पूरी स्थिति है। यंग लॉर्ड, मिनमिन ने अपने होंठ काटे। यंग मिस का एक बड़ा रहस्य है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये बताना चाहिए। हालांकि अगर मैं उसकी जगह होता, तो शायद मैं भी ये दर्दनाक फैसला लेता। तुम सब, जिया हाओ ने आह भरते हुए कहा। तुम लोग अब मुझे सच में गुस्सा दिला रहे हो। ठीक है, चलो उसे एक पल के लिए छोड़ देते हैं। तुम क्यों राजी हो गए? तुम्हारी मदद करने के लिए। मिनमिन ने पलटकर जिया हाओ को देखा। युवा भगवान, मुझे पता है कि मैं युवा मिस की तुलना में कुछ भी नहीं हूँ। हालांकि मैं बिस्तर पर उसकी जगह लेने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें संतुष्ट करने के लिए। उसका शर्माता हुआ चेहरा देखकर जिया हाओ आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। आखिरकार वह उसकी आंखों में झूठ नहीं, ईमानदारी देख सकता था। अरे, क्या ऐसा हो सकता है? वह पहले से ही मुझ पर फिदा हो गई है। जिया हाओ अवाक रह गई। हालांकि ऐसा सोचने के बावजूद उसने मिनमिन का फायदा नहीं उठाया। हालांकि मुझे मानना पड़ेगा, उसके स्तन उसके कद से काफी बड़े हैं। जिया हाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। चूंकि वह जिया हाओ को नहला रही थी, इसलिए उसका पेट पहले से ही गीला था। कपड़ा उसके कर्व्स में फंस गया, सेक्सी तरीके से बाहर निकल आया। जिया हाओ को उन्हें पकड़ने और उन्हें बंस की तरह दबाने की तीव्र इच्छा हुई। हालांकि उसने अपने हाथों पर नियंत्रण रखा। ठीक है, भविष्य में मेरे पास समय होगा। इस बीच मिनमिन को लगा कि उसके शरीर का तापमान चरम पर पहुंच चुका है, जिससे उसका पूरा शरीर लाल हो गया है। जैसे ही उसने जिया हाओ के शरीर को रगड़ा, वह अपने मन में कई अजीबोगरीब बातें सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या होगा अगर यंग लॉर्ड मुझ पर खुद को मजबूर करे? मैंने पहले ही उसे अनुमति दे दी है। यंग लॉर्ड का शरीर इतना करीब है, और उसकी मांसपेशियां, वे इतनी शक्तिशाली लगती हैं। रुको, मुझे वहां नीचे कौन दबा रहा है? हाँ मिनमिन, तुम सच में यिक्सू के प्रति समर्पित हो, है न? जिया हाओ ने अचानक उसकी कमर पकड़ी और उसके सिर के पिछले हिस्से पर अपने होंठ रख दिए, जिससे वह कांप उठी। इस निकटता ने मिनमिन को एक अजीब सी अनुभूति से कांप दिया। ये घृणा या डर नहीं था, बल्कि कुछ और था। लेकिन मैं तुम्हें अभी अनुमति नहीं दे रहा हूँ। जिया हाओ ने उसे जाने देते हुए मुस्कुराया। क्योंकि मैं तुम्हें तभी स्वीकार करूंगी जब तुम अपनी इच्छा से मेरे पास आओगी। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करूंगी क्योंकि किसी और ने तुम्हें आदेश दिया है। धीरे धीरे जिया हाओ टब से उठ गया। उसकी मांसपेशियों से पानी की बूंदें नीचे गिर रही थी। जैसे ही मिनमिन का चेहरा उसकी जांघों के ठीक सामने था, उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वहां क्या उसे परेशान कर रहा था। मिनमिन के लाल चेहरे के ठीक सामने जिया हाओ का शानदार पुरुषत्व सीधा और गर्वित था। मिनमिन ने महसूस किया कि उसके दिमाग के पहिए अचानक जाम हो गए,
जिससे वह एक पल के लिए कुछ भी सोचने में असमर्थ हो गई। मैं भूल गई कि यह कितना बड़ा था। सोचती थी कि यह इतना करीब से देखने पर डरावना लगेगा। उसने मुंह में लार भर ली और दूसरी तरफ देखने लगी। जिया हाओ ने उसे परेशान नहीं किया और उठ गया। मिनमिन भी बाहर निकल गई और होश में आ गई। एक कपड़ा पकड़े हुए उसने जिया हाओ के शरीर को पोंछा। जाओ और येक्सू को बताओ कि अगली बार उसे किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। मैं बिना किसी नौकरानी के भी अपनी जरूरतों का ख्याल रखने में सक्षम हूँ। युवा स्वामी, क्या तुम नाराज हो? मिनमिन ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, मैं नाराज हूँ, तुम पर नहीं बल्कि येक्सू पर। जिया हाओ ने अपना लबादा वापस पहना और मुड़ा। उसे लगता है कि केवल वही निर्णय ले सकती है। मैं नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? मिनमिन ने अपना अंतिम संदेह पूछे बिना नहीं रह सकी। युवा स्वामी ने खुद को क्यों रोका? क्योंकि मैं नौकरानी हूँ, क्योंकि मैं युवा मिस जितनी सुंदर नहीं हूँ। या जैसा कि युवा मिस ने सोचा, युवा स्वामी सोच रहे हैं कि यह एक परीक्षा है। जिया हाओ ने मिनमिन को देखते हुए अपनी भौहें उठाईं। वह खुद को हंसने से नहीं रोक सका। हे, मुझे सुंदरियां पसंद हैं और मैं उनके साथ सोने में संकोच नहीं करूंगा, ये सच है। हालांकि मैं तभी ऐसा करता हूं जब मैं उस सुंदरता को जीत लेता हूं, जब वह मेरे साथ तन और मन से रहने के लिए सहमत हो जाती है। नहीं तो तुम्हें लगता है कि मैं, जिया हाओ, अपने जीवन में महिलाओं की कमी महसूस करूंगा? जिया हाओ ने गहरी आवाज में कहा। सुंदरियां आखिरी चीज होंगी जिसके लिए मैं बेताब हो जाऊंगा। आखिर मैंने किस तरह की महिलाओं को नहीं देखा है? जिया हाओ के चले जाने के बाद मिनमिन स्नानघर में अकेली रह गई। वह यहाँ हुई चीजों पर विचार करने से खुद को रोक नहीं पाए। युवा भगवान, उनके पास अवसर था, लेकिन उन्होंने इसका लाभ नहीं उठाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें लगा कि मुझे इसके लिए मजबूर किया गया था। मिनमिन ने मन ही मन सोचा। मिनमिन जानती थी कि भले ही उसकी तुलना कई येक्सू से नहीं की जा सकती, लेकिन वह अपनी युवावस्था में भी एक खूबसूरत महिला थी। और ये स्पष्ट था कि जिया हाओ ने उसे पहले कुछ कामुक नजरों से देखा था। हालांकि उसने मुझे मजबूर नहीं किया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, जैसे कि उसे इस बात की परवाह नहीं थी। इसलिए मैं कम से कम इससे एक बात तो समझ सकती हूँ। मिनमिन ने अपने शरीर से पानी को रगड़ते हुए अपने कपड़े ठीक किए। अपने कपड़े वापस पहनकर वह कई येक्सू के पास गई। कई येक्सू अध्ययन कक्ष में थी, खिड़की के पास कुछ किताबें पढ़ रही थी। तुम आ गए हो, यह मेरी सोच से कहीं ज्यादा तेज है। कई येक्सू ने मिनमिन की तरफ देखा, जो उसके बगल में झुकी हुई मुद्रा में खड़ी थी। हाँ, मुझे लगता है उसने कुछ नहीं किया। युवा महिला, युवा भगवान तुमसे बहुत नाराज हैं। मिनमिन चिंतित होकर बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। कई येक्सू ने जब ये सुना तो वह दंग रह गई। उसके बाद मिनमिन ने उसे बाथरूम के अंदर हुई सारी बातें बताईं। कई येक्सू एक पल के लिए दंग रह गई, फिर उसने बाहर देखा। महिलाएं आखिरी चीज है जिसकी उसे कभी कमी होगी, है न? कई येक्सू बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं पाए। वास्तव में मुझे उस पर कोई शक नहीं है। मुझे शक है कि कोई भी महिला उसके जैसे व्यक्ति को छोड़ देगी। तो फिर तुम क्यों? मिनमिन खुद को पूछने से रोक नहीं पाए। आज तुमने जो किया, उसने युवा भगवान पर गहरा प्रभाव डाला। उसे लगता है कि तुम उस पर पूरा भरोसा नहीं करती हो। क्या इसकी वजह यह है कि उद्धरण चिन्ह तुम्हें कारण पता है? क्यों पूछ रही हो? कई येक्सू ने उसकी तरफ देखा। बाहर शाम के आसमान को देखते हुए कई येक्सू कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सकी। मैं एक काली विधवा हूँ, एक ऐसी औरत जो अपने आसपास के लोगों के लिए दुर्भाग्य लेकर आएगी। सब कुछ होने के बाद जिया हाओ का मूड ठीक नहीं था। हालांकि वह मिनमिन से जो कुछ भी सुन रहा था, उससे वह हैरान रह गया। येक्सू मुझसे क्या छिपा रही है? ऐसी कौन सी बात है जो वह मुझे खुलकर नहीं बता सकती? जिया हाओ अपने अंदर ही अंदर सोच विचार करने से खुद को नहीं रोक पाया। उसी समय ओल्ड यांग ने दरवाज़ा खटखटाया। यंग लॉर्ड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, क्या है? जिया हाओ ने उसकी तरफ देखा। ठीक है, जैसा कि तुमने पूछा, मैंने पहले ही हमारे लोहे के भट्टों के लोहार को यहाँ आमंत्रित कर लिया है। ओल्ड यांग ने जवाब दिया। क्या तुम उनसे अभी मिलना चाहते हो? हाँ, चलो। जिया हाओ ने तुरंत सिर हिलाया और ओल्ड यांग के पीछे चल पड़ा। एक गाड़ी में बैठे हुए जिया, ओल्ड यांग और कुछ सैनिकों ने जिया हाओ को नानहाई शहर से बाहर निकाला। नानहाई शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में जिया हाओ वहां बहुत सारे फौज देख सकता था। जल्द ही
वह हॉल में खड़े मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों और बूढ़ों के एक समूह के पास पहुंच गया। उन सभी की त्वचा सांवली थी और वे गंदे दिख रहे थे। हालांकि जिया हाओ को यह स्वीकार करना पड़ा कि उनकी मांसपेशियां पूरी तरह से फटी हुई थीं। उनमें से ज़्यादातर लोग बॉडी स्ट्रेंथनिंग रियल्म के 9वें चरण के शिखर पर थे। हालांकि उन्होंने जितना काम किया है, उनमें से कुछ की काया गहन जागृति रियल्म के निम्न चरण के अभ्यासियों से भी बेहतर है। हम युवा भगवान जिया को नमस्कार करते हैं। हम दामाद जिया हाओ को नमस्कार करते हैं। जिया हाओ ने हाथ हिलाते हुए सिर हिलाया। ठीक है, मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं यहाँ हमारे फौज की स्थिति देखने आया हूँ और देखना चाहता हूँ कि कैसे कुछ सुधार किया जा सकता है। लोहारों ने एक दूसरे को निराशा से देखा। हमारे फौज में सुधार करना, क्या ये किसी तरह की चाल है? शश, उसे अपनी बात सुनने मत देना। अगर वह नाराज हो गया तो क्या होगा? कई परिवार ने पहले ही हमारे साथ सम्मान से पेश आया है। हम एक नए व्यक्ति के सामने खुद को क्यों नीचा दिखाएं? जिया हाओ ने हंसते हुए कहा, क्योंकि वह लोहारों के बीच हर बड़बड़ाहट सुन सकता था। ठीक है, मुझे पता है कि आप में से बहुतों को संदेह है। हालांकि कृपया मेरी बात पर विश्वास करें, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद कर पाऊंगा। तो कुछ भी करने से पहले चलो आपके फौज पर चलते हैं, ठीक है? एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और उसने सिर हिलाया। मेरा नाम टोंग युआन है और मैं यंग लॉर्ड को यहाँ गाइड करूंगा। ओल्ड टोंग, बहुत ज्यादा ठंड मत लगाओ, ओल्ड यांग ने हंसते हुए कहा। मेरे यंग लॉर्ड बुरे नहीं हैं। ठीक है, चूंकि मिस्टर यान कह रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। टोंग युआन ने जिया हाओ को एक तरफ से देखा और फिर उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। जैसे ही जिया हाओ उसके पीछे एक फौज में गया, उसने सिर हिलाया। जैसा कि उम्मीद थी, यह एक ब्लूमरी भट्टी है और वे भट्टी को जलाने के लिए लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि तापमान, यह अंकल टोंग, आप किस तरह की लकड़ी जला रहे हैं? जिया हाओ ने जिज्ञासा से पूछा। ज्यादातर समय हम स्थानीय पेड़ों की लकड़ी का उपयोग करते हैं। हालांकि सबसे अच्छी तरह की लकड़ी क्रिम्सन ऑल ट्री की लकड़ी है। क्रिम्सन ऑल ट्री की लकड़ी का एक टुकड़ा सामान्य लकड़ी के 50 टुकड़ों के बराबर है। ये बहुत अधिक तापमान देता है और लंबे समय तक स्थिर रहता है, जिससे धातुकर्म प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि यह महंगा है। जिया हाओ ने उत्सुकता से पूछा। वास्तव में ये महंगा है, टोंग युआन ने सिर हिलाया। हालांकि फ्लेमक्लाउड क्रिस्टल और भी महंगे हैं। वे क्या हैं? जिया हाओ उत्सुक थी। फ्लेमक्लाउड क्रिस्टल एक विशेष प्रकार का क्रिस्टल है जो ग्रेट यान किंगडम के मध्य प्रांत के आसपास खनन किया जाता है। ओल्ड यांग ने उत्तर दिया। वे बहुत तेजी से जलते हैं और लंबे समय तक गर्म रहते हैं। वे लाल रंग की तरह चमकीले होते हैं और शाही परिवार और कुछ अन्य कुलीन परिवारों के फौज द्वारा मुख्य घटक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। फ्लेमक्लाउड क्रिस्टल के एक टुकड़े की कीमत 10 टेल चांदी है। इस बीच 10 टेल चांदी से बहुत सारी लकड़ी खरीदी जा सकती है। शाही परिवार ने पहले ही फ्लेमक्लाउड क्रिस्टल के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए अनधिकृत कब्जा एक अपराध है। जिया हाओ ने विचार करने से पहले एक पल के लिए अपनी थोड़ी को रगड़ा। यह कोयले की तरह लगता है। क्या फ्लेमक्लाउड क्रिस्टल प्राकृतिक ऊर्जा द्वारा दबाव डाले गए कोयले से विकसित हुए हैं? जिया हाओ ने उनकी ओर देखा। जिया हाओ ने कहा, अगर हम फ्लेमक्लाउड क्रिस्टल पर अपना हाथ नहीं रख सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से क्रिम्सन ऑल ट्री का उपयोग कर सकते हैं, है ना? जिया हाओ ने उनकी ओर देखा। जिया हाओ ने कहा, क्रिम्सन ऑल ट्री निन्हाई पर्वत में गहराई से बढ़ता है, इसलिए इसे प्राप्त करना कठिन है। जिया हाओ ने कहा, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि एक पेड़ को बढ़ने में 10 साल लगते हैं। जिया हाओ ने कहा, जितना अधिक हम पेड़ काटते हैं, उतना ही हमें निन्हाई पर्वत के अंदर जाना पड़ता है। जिया हाओ ने कहा, इसके अलावा ये केवल हम ही नहीं हैं जो जलाने के लिए क्रिम्सन ऑल ट्री की लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं। जिया हाओ ने कहा, तो हम लोहे को गलाने के लिए केवल सामान्य लकड़ी और क्रिम्सन ऑल वुड का अनुपात ही बना सकते हैं। जिया हाओ जालसाजी के पास गया और घर को देखा। यहाँ वेंटिलेशन बहुत खराब है। क्या आपको पेट भरा हुआ और पसीना भरा हुआ नहीं लग रहा है? लोहार यह सुनकर अवाक रह गए। लेकिन हम इसी स्थिति में काम करते हैं, है न? हाँ, ये सामान्य है। जिया हाओ ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये सामान्य नहीं है। इन सभी बड़े घरों में वेंट और वेंटिलेशन चैनल होने चाहिए, अन्यथा आप सभी अंदर घुस सकते हैं। और हाँ,
मुझे मत बताओ कि जलता हुआ लोहा, लकड़ी और धुआं आपके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। बूढ़े यांग, कुछ पैसे लो और इन फोजिंग घरों का जीर्णोद्धार करो। मैं इसके लिए योजना बनाऊंगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इसे लागू कर सकते हैं। जिया हाओ ने कहा। हाँ, यंग लॉर्ड। बूढ़े यांग ने तुरंत सिर हिलाया। टोंग युआन और अन्य लोग जिया हाओ के शब्दों को सुनकर दंग रह गए। वह वास्तव में अयस्कों के उत्पादन के बारे में बात करने से पहले उनकी स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में सोच रहा था। इसके अलावा, आप सभी लंबे समय तक काम नहीं करने वाले हैं। श्रमिकों को 3 शिफ्टों में विभाजित करें। यदि बहुत से मजदूर नहीं हैं, तो कुछ को भर्ती करें। जिया हाओ ने एक और आदेश दिया। युवा भगवान, क्या आप सच कह रहे हैं? आप बहुत उदार हैं, युवा भगवान। युवा भगवान की प्रशंसा करें। उनकी उदारता की प्रशंसा करें। यहाँ तक कि टोंग युआन भी ये सुनकर दंग रह गया। उसने सोचा कि जिया हाओ बस व्यवसाय से परिचित होने के लिए यहाँ आया है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में यहाँ के श्रमिकों और काम करने की स्थितियों की परवाह करेगा। मुझे एक कलम और कागज लाओ, मैं कुछ बनाना चाहता हूँ। जिया हाओ ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, और मुझे कुछ कोयला भी लाओ। जब जिया हाओ ने कागज पर चित्र बनाने के लिए कोयले के टुकड़े का इस्तेमाल किया तो श्रमिक दंग रह गए। उन्हें देखकर जिया हाओ खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। खैर, ब्रश पर स्ट्रोक मोटे और उपयोग करने में असुविधाजनक हैं। इसलिए मैं इसका उपयोग महीन रेखाओं के लिए करती हूँ। चूंकि जिया हाओ को पहले से ही जीनियस मैकेनिक की उपाधि मिली हुई थी और उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी थीं, इसलिए विभिन्न चीज़ों के निर्माण के बारे में उसका ज्ञान पहले से ही एक सामान्य स्नातक से कहीं अधिक था। सबसे पहले उसने एक सरल वायु संवातन प्रणाली तैयार की। ये स्वचालित रूप से गलाने वाले घरों से सभी गर्म हवा को बाहर निकाल देगी। हालांकि अगर कुछ श्रमिक चाहें तो वे हवा को बाहर निकालने के लिए मैन्युअल रूप से पंप का उपयोग भी कर सकते हैं। अगली चीज जो जिया हाओ ने देखी वह उत्पादन था। तो आप मुख्य रूप से इस प्रकार के लोहे का उपयोग करते हैं? वास्तव में, यंग लॉर्ड, टोंग युआन ने जवाब दिया, वास्तव में हम ज्यादातर कांसे उपकरण बनाते हैं। लोहा सिर्फ हथियार और चेनमेल बनाने के लिए आरक्षित है। आप खेती के औजार भी बनाते हैं, है न? क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? जिया हाओ ने खेती के औजारों का निरीक्षण किया। उसने देखा कि वे सभी या तो कांसे या कच्चे लोहे से बने थे। कुछ खटखटाने के बाद वह पहले से ही उसमें दरारें देख सकता था। कच्चा लोहा बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि कांसे के उपकरण बहुत भारी हैं। जिया हाओ ने टोंग युआन की ओर देखा। किसान अपने औजार अक्सर बदलते होंगे, है न? यंग लॉर्ड सही कह रहे हैं। खास तौर पर नानहाई पर्वत के पास के गांवों के किसान। ठोस मिट्टी और चट्टानी इलाके अक्सर उनके औजारों को नुकसान पहुंचाते हैं। दिलचस्प है। जिया हाओ ने ओल्ड यांग की ओर देखने से पहले एक पल सोचा। ओल्ड यांग, जाकर कुछ चूना पत्थर खरीदो। तुम्हें पता है, वो सफेद पत्थर। हाँ। बूढ़े यांग की अभिव्यक्ति अजीब हो गई, लेकिन उसने सिर हिलाया। मैं उन्हें यहाँ लाने के लिए किसी को बुलाऊंगा। इस बीच जिया हाओ ने टोंग युआन की ओर देखा। एक बड़ी भट्टी तैयार करो और इस तरह एक छेद काट दो। जिया हाओ ने तुरंत एक ब्लास्ट भट्टी बनाई और टोंग युआन को दिखाई। जब सभी लोहारों ने इसे देखा तो वे उत्सुक हो गए। युवा गुरु, यह क्या है? ये गलाने की एक नई विधि है। इसे ब्लास्ट भट्टी कहते हैं। जिया हाओ ने उत्तर दिया। इससे आप इन खुरदरे और फटे हुए लोहे को बेहतर कार्बन स्टील में बदल सकते हैं। कार्बन स्टील? जिया हाओ की विधि सुनकर लोहारों को संदेह हुआ। हालांकि उसके उत्साह को देखते हुए टोंग युआन ने सिर हिलाया। क्या तुमने सुना नहीं युवा स्वामी? जाओ और अभी इसे तैयार करो। हाँ, एल्डर टोंग, तुरंत, जल्दी ही। जिया हाओ के सामने सब कुछ तैयार हो गया, जिससे उसने प्रक्रिया शुरू कर दी। भट्टी के अंदर लोहे के टुकड़े और चूना पत्थर डालो और उसे ईंधन दो। इसे पिघलने तक जलाओ। इसके अलावा ऊपर से गर्म हवा उड़ाते रहो। प्रक्रिया शुरू करते समय लोहारों ने सिर हिलाया। जल्द ही कच्चा लोहा पिघल गया और चूना पत्थर ने कच्चे लोहे से अशुद्धता को चूसना शुरू कर दिया। चूना पत्थर से ढाला गया अशुद्धता हल्का हो गया और पिघले हुए लोहे के ऊपर तैरने लगा। इस बीच हल्की हरकत के साथ नीचे के छेद से पिघला हुआ लोहा निकाला गया। अब इसे जलते हुए कोयले के पास से गुजारें। पिघले हुए लोहे को उन कोयले के धुएं को सोखने दो। जैसे ही लोहा ठंडा हुआ, लोहार इसे देखकर दंग रह गए। यह लोहा इतना काला और चमकदार लग रहा है। मिलेनियम येन आयरन? नहीं,
यह नहीं है। टोंग युआन ने अपना सिर हिलाया। मिलेनियम यीन आयरन इससे काफ़ी अलग है। हालांकि ये हमारे द्वारा नियमित रूप से उत्पादित लौह अयस्कों की तुलना में गुणवत्ता में बहुत बेहतर है और इस प्रक्रिया में बहुत समय भी नहीं लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोहे में चूना पत्थर मिलाना इतना कुशल होगा। मैंने ब्लास्ट फर्नेस का चित्र पहले ही तैयार कर लिया है, इसलिए आपको इसे तैयार करने और उचित अनुपात में चूना पत्थर के साथ लोहे को गलाने की आवश्यकता है। जिया हाओ ने इसे लिखते हुए उत्तर दिया। मुझे विश्वास है कि इसके साथ हमारी फोजिंग कार्यशाला दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। जिया हाओ मुस्कुराए। तो कांस्य और तांबे के सभी काम बंद करो और अब केवल लोहे पर ध्यान केंद्रित करो। हाँ, टोंग युआन ने सिर हिलाया। युवा स्वामी, चूंकि आप इतनी दूर आ गए हैं, तो क्या आप कृपया हमारे गांव के नेता के घर के मेहमान बनना चाहेंगे? ओह, क्यों नहीं? जिया हाओ ने सिर हिलाया। इस बीच आप इस नए काले स्टील को आजमा सकते हैं। इसके अलावा मुझे चर्चा करने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण बात भी है। बूढ़े यांग और टोंग युआन ने नजरें मिलाई और सिर हिलाया। जल्द ही वे जिया हाओ को गांव के नेता के घर ले गए। जिया हाओ आंगन में बैठा था और उसे कुछ जंगली फल और चाय परोसी गई। वह जंगली फलों के स्वाद से चकित था। अरे, ये कितना ताज़ा लगता है, अंदर से इतना कुरकुरा और रसदार। इसे वाटर एप्पल कहते हैं, है ना? जिया हाओ ने मन ही मन सोचा। हालांकि उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि गांव का नेता उतनी जल्दी नहीं आया जितना जिया हाओ ने सोचा था। उसे आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि बूढ़े यांग के साथ एक बूढ़ा आदमी नहीं आया। हालांकि उसकी दाढ़ी और बाल सफ़ेद थे, बूढ़े आदमी का शरीर मजबूत था। हालांकि जिया हाओ ने देखा कि उसका सिर्फ एक हाथ था, क्योंकि दूसरा कटा हुआ लग रहा था। जिया हाओ खड़ा हुआ और उसे देखने लगा। बूढ़े आदमी ने हल्के से सिर झुकाया। गांव के नेता चेन तू ने यंग लॉर्ड को बधाई दी। नमस्ते एल्डर चेन। जिया हाओ ने ठहाका लगाया। अच्छा, मुझे लगता है कि आपके पास कोई महत्वपूर्ण काम था, क्योंकि आपने हमारी मीटिंग में देरी की। यंग लॉर्ड ऐसा सोच सकते हैं। चेन तू ने हल्के से सिर हिलाया। मैं यंग लॉर्ड की तकनीक से गढ़े गए नए काले स्टील का निरीक्षण कर रहा था। मुझे स्वीकार करना होगा, सामग्री की गुणवत्ता बहुत ही आश्चर्यजनक है। ये हमारे द्वारा उत्पादित लोहे की सिल्लियों से कहीं बेहतर है। अगर हम इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकें, तो कई परिवार को बहुत लाभ हो सकता है। शुरू में मैं कुलपति के अलावा कई परिवार के किसी भी रईस से मिलने में अनिच्छुक था। हालांकि आपके पैरों के बारे में सुनकर मैं थोड़ी दिलचस्पी लेने से खुद को रोक नहीं पाया। मुझे खुशी है कि मैं एल्डर चेन की मदद कर सकता हूँ। चेन तू ने बैठते ही जिया हाओ की ओर देखा। हम घमंडी नहीं, लेकिन आपके अंदर बहुत गर्व है। हर किसी में इतना लचीलापन नहीं हो सकता। बूढ़े यांग ने बातचीत सुनी जब उसने चेन तू की पहचान बताई। बुजुर्ग चेन युद्ध के मैदान में सबसे बड़े गुरु का अनुसरण करते थे। वे एक असाधारण लोहार भी थे। हालांकि युद्ध के दौरान उन्होंने अपना हाथ खो दिया और यहीं सेवानिवृत्त हो गए। कुलपति कई ने उन्हें इस फोजिंग गांव का मुखिया बनाया। यहाँ उन्होंने कई परिवार की सभी फोजिंग की देखरेख की। हालांकि यह लोहार का काम कम होता जा रहा था। न केवल हमारे पास कुशल मजदूरों की कमी है, बल्कि हम फोजिंग चीज़ों की तुलना में लोहे की सिल्लियों के निर्यात पर अधिक ध्यान देते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बदलाव का समय आ गया है। जिया हाओ ने चेन तू की ओर देखा। बुजुर्ग चेन, क्या आपको नहीं लगता कि कई परिवार के हर सैनिक को बेहतर गुणवत्ता वाले उपकरणों से लैस होना चाहिए? मेरी विधि से हम बड़ी मात्रा में काले स्टील को आसानी से परिष्कृत कर सकते हैं। और पहली चीज़ जो हम बेचने जा रहे हैं वह है खेती के औजार। क्या खेती के औजार? चेन तू और बूढ़े यांग आश्चर्यचकित थे। हाँ, खेती के औजार। जिया हाओ ने ठहाका लगाया। एल्डर चेन, इस बारे में सोचो। अगर तुम अचानक काले स्टील का एक टुकड़ा ले आओ और सबको कहो कि यह बेहतर धातु है, तो क्या वे आसानी से विश्वास करेंगे? इसलिए हमें लोगों के बीच धीरे धीरे विश्वास बनाने की ज़रूरत है। और इस मामले में किसानों से बेहतर कोई नहीं हो सकता। चेन तू ने ये सुनकर अपनी ठुड्डी रगड़ी। दिलचस्प है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मजदूरों के लिए हम जितने चाहें उतने मजदूर ला सकते हैं। आखिरकार हमारे पास पैसे हैं। जिया हाओ मुस्कुराए। हालांकि हमें उन्हें अनुबंध के साथ बांधने की ज़रूरत है। इसलिए हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे बीच में ही छोड़कर न चले जाएं। बूढ़े यांग और चेन तू ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। हालांकि ये सही बातें हैं।
जिया हाओ ने रहस्यमय लहजे में कहा। एल्डर चेन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। अगर हम इस विधि का उपयोग करके साधारण लोहे से इतनी अच्छी गुणवत्ता वाला काला स्टील बना सकते हैं, क्या होगा अगर हम बेस इनपुट के रूप में मिलेनियम डार्क आयरन का उपयोग करें? चेन तू के हाव भाव बदल गए। तुम मिलेनियम यीन आयरन को परिष्कृत करके और भी बेहतर सामग्री बनाना चाहते हो? हाँ, ये क्यों संभव नहीं है? निश्चित रूप से कुछ तरीके हैं। चेन तू चकित था। हालांकि मिलेनियम यीन आयरन महंगा है, सामान्य आयरन से लगभग 5 गुना। हम नहीं कर सकते। ठीक है, तुम्हें आपूर्ति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जितना मिलेनियम यीन आयरन चाहिए उतना दे सकता हूँ। यह, क्या तुम सच कह रहे हो? ये सुनते ही चेन तू की सांसें भारी हो गईं। बूढ़े यांग, क्या मैंने कभी झूठ बोला है? जिया हाओ ने बूढ़े यांग की ओर देखा। युवा प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन क्या तुम्हारा विचार नहीं है? जैसा कि मैंने कहा, आपूर्ति के बारे में चिंता मत करो। मुझे बस इस लोहार से सबसे अच्छा चाहिए। जिया हाओ ने उसकी ओर देखा। पूरा नानहाई शहर नहीं, पूरा प्रांत, कोई भी कई परिवार के उत्पादों को हरा नहीं पाएगा। जिया हाओ ने बूढ़े यांग और चेन तू को देखते हुए मुस्कुराया। हालांकि जब उन्होंने ओल्ड यांग के ऋषि की दिव्य आंखों का इस्तेमाल किया तो उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। क्या बकवास है? क्या हुआ, युवा स्वामी? बूढ़े यांग ने जिया हाओ के हाव भाव में बदलाव देखा। ओह, कुछ नहीं, जिया हाओ ने कुछ पल बाद कहा। बूढ़े यांग, मैं कुछ जानना चाहती हूँ। क्या आप कई परिवार के दुश्मनों की सूची बना सकते हैं? जिया हाओ ने कठोर मुस्कान के साथ कहा। उनमें से कितने लोग हमसे नफरत करते हैं? जिया हाओ का सवाल सुनकर बूढ़ा यांग चौंक गया। ओह, मेरा मतलब है, ऐसे बहुत कम परिवार हैं जिनके दुश्मन न हों। मुझे लगता है वर्तमान में नानहाई शहर में न्यू परिवार, शेन परिवार, सिल्कवर्ड चैम्बर्स का लियान परिवार और सिटी लॉर्ड का गुट होगा। तो लगभग हर बड़ा परिवार हमसे नफरत करता है। जिया हाओ ने निराशा से आह भरी। शाही परिवार के दबाव का जिक्र किए बिना, ठीक है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बूढ़े यांग ने अपनी आवाज कम कर दी क्योंकि उसने आखिरकार एक छिपी हुई खबर बताई। वर्तमान में महामहिम सम्राट एकांत साधना में हैं, तो सारे काम राजकुमारों और उनके शाही अभिभावकों द्वारा चलाए जा रहे थे। वह मरा नहीं है न? चेन तू और ओल्ड यांग के हाव भाव तुरंत बदल गए जब उन्होंने जिया हाओ की बड़बड़ाहट सुनी। वे उसकी ओर झपटे, उसका मुंह बंद कर दिया। युवा प्रभु, तुम क्या कह रहे हो? अगर कोई सुन लेगा तो परेशानी होगी। ठीक है, चले जाओ। जिया हाओ ने नाक भान सिकुड़ी। हम बाघ की अनुपस्थिति में बंदर राजा की तरह काम करता है न? कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसा हो रहा है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, मुझे पहले ही बता दिया था। ठीक है, यंग लॉर्ड ने राजधानी में शाही राजनीति में कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बूढ़े यांग ने कंधे उचका दिए। जिया हाओ के चिंतित होने का एक कारण था। उसने बूढ़े यांग के हालिया भविष्य बिंदु को देखा और एक सूक्ष्म फिर भी महान परिवर्तन देखा। राक्षस ज्वार 1 महीने में आने वाला था। हालांकि ये दिखा रहा है कि यह 1 सप्ताह के भीतर आ जाएगा। भाड़ में जाओ, समय इतना कम कैसे हो गया? ये कौन कर रहा है? हाल ही का भविष्य बिंदु, बूढ़ा यांग 1 सप्ताह बाद आने वाले राक्षस ज्वार में अपंग हो जाएगा। बाकी जीवन के लिए वह चलने में असमर्थ होगा, नहीं कुछ और है। राक्षस ज्वार की तीव्रता ये कम है। बूढ़ा यांग वास्तव में पिछले भविष्य की तरह मरने के बजाय जीवित रहेगा। मुझे लगता है कि राक्षस ज्वार की जल्दबाजी ने इसकी शक्ति को कम कर दिया है। मुझे लगता है कि मुझे भी अपनी तैयारी जल्दी करनी होगी। जिया हाओ ने खुद को समायोजित करते हुए एक गहरी सांस ली। वैसे भी ओल्ड यांग, मैंने हमारे कई परिवार के गोदाम में कुछ मिलेनियम यीन आयरन संग्रहित किया है। उन्हें एल्डर चेन के पास ले आओ। जिया हाओ ने निर्देश दिए। एल्डर चेन, आपको उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी के लिए कुछ चेनमेल और तलवारें बनाने के लिए डार्क स्टील का उपयोग करें। भले ही आपको अतिरिक्त जनशक्ति जोड़नी पड़े, आपको जितना संभव हो उतना उत्पादन करने की आवश्यकता है। अंत में मुझे परिणाम चाहिए। मुझे पर्याप्त उपकरण चाहिए ताकि मैं अपने पैदल सैनिकों को हथियार दे सकूं। जैसा आप कहते हैं, यंग लॉर्ड। चेन तू ने जिया हाओ के कारण नहीं पूछे क्योंकि उसने बस अनुपालन किया। यंग लॉर्ड, मैं टोंग युआन से आज से मजदूरों की भर्ती करने के लिए कहूंगा, और हम कल तक कुछ स्थायी ब्लास्ट भट्टियां तैयार कर लेंगे। हालांकि आपके जाने से पहले मैं आपको कुछ भेंट करना चाहूंगा।
ये सुनकर जिया हाओ की आंखें चमक उठी। मुझे आपसे कोई उपहार पाकर खुशी होगी, एल्डर चेन। चेन तू ने सिर हिलाया और जिया हाओ से अंदर आने को कहा। एक जगह पर खड़े होकर जिया हाओ ने चेंतू को अपनी सारी आंतरिक क्यूई इकट्ठा करते हुए और फर्श पर रौंदते हुए देखा। तारानकन क्रैक। तारानकन लकड़ी का फर्श टूट गया और उसके नीचे एक खाली जगह दिखाई देने लगी। जिया हाओ ने वहां से तख्तों को हटाते हुए बैठ गया। ये वह फर्श के नीचे आड़ू की लकड़ी से बना एक बक्सा देख सकता था। चेंतू के सिर हिलाने पर उसने उसे बाहर निकाला। यह एक खजाना है जिसे मेरे गुरु ने गढ़ा और मुझे उपहार में दिया था। दुर्भाग्य से मैं फिर कभी इस क्षमता का कुछ नहीं बना सकता। हालांकि फोजिंग के अपने नए तरीके से आपने मेरे ठंडे जुनून को फिर से जगा दिया है। चेंतू ने आह भरी। तो यंग लॉर्ड, कृपया मुझसे यह उपहार स्वीकार करें। बॉक्स खोलते ही जिया हाओ ने उसके अंदर एक कृपान देखा। मूठ काली थी, जिसके चारों ओर लाल नसी धड़क रही थी। ब्लेड शुद्ध चांदी का था, जिसके अंदर हल्के नीले रंग का प्रतिबिंब था। जिया हाओ के हाव भाव बदल गए जब उसने उसे उठाने की कोशिश की। इसका वजन 100 किलोग्राम से ज्यादा था। ये लाइटनिंग मेटियोर आयरन से बनी कृपान है, जिसका मूठ ट्विस्टेड घोस्ट ट्री की लकड़ी से बना है। मूठ पर लगा रत्न फ्लेम ब्रीदिंग टर्टल का राक्षस कोर है। यह एक शक्तिशाली हथियार है, जिसके राक्षस कोर पर एक रून आरेख उकेरा गया है। यह अग्नि से संबंधित जादुई खजाना है, जो लाल आंतरिक क्यूई वाले लोगों के लिए एकदम सही है। यह एक मध्यम श्रेणी का जादुई खजाना है। बूढ़ा यांग आश्चर्यचकित था। अरे एल्डर चेन, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा खजाना छिपा रहे हो। इसके बारे में क्या? चेन तू ने अपनी आंखें घुमाई। मैंने भी कभी इस हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, तुम्हें पता है। यह उपहार था और मैंने इसे एक उपहार के रूप में रखा। हालांकि मेरा मानना है कि इसे यहाँ सड़ने के बजाय मुझे इसे किसी को दे देना चाहिए। इसके अलावा चेन तू हंसा। मुझे अब लग रहा है कि मैं इससे भी बेहतर हथियार बना सकता हूँ, इसलिए मैं इसे खुद को चुनौती देने के लिए दे रहा हूँ। जिया हाओ ने इसे घुमाते हुए एक गहरी सांस ली। कृपान हवा को चीरती हुई चली गई। वह कृपान की तीक्ष्णता को महसूस कर सकता था, और यह भी नहीं कि इसका वजन आगे की ओर है। अपनी ताकत से मैं इससे सबसे कठिन कवच को भी आसानी से काट सकता हूँ। तलवार की तरह वार करना और तुरंत हरकत करना असंभव है, हालांकि काटने और चीरने के लिए ये कृपान एकदम सही है। ज़ेड जैसी तलवार, बाघ जैसी कृपान। ये वास्तव में एक बाघ है। जिया हाओ ने कृपान को अपने म्यान में डाला और अपनी पीठ पर रख लिया। धन्यवाद एल्डर चेन, ये सोचने के लिए कि मैं इस खजाने का हकदार हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, आप वर्तमान में कई परिवार के दामाद हैं। आपको अपनी सुरक्षा के लिए कुछ चाहिए, है न? मुझे मानना होगा, इस कृपान की शिल्पकला बहुत असाधारण है। जिया हाओ उत्सुक हो गई। एल्डर चेन, आपका गुरु कौन था? हे, वह खजाना गढ़ने वाले संप्रदाय के 5 बुजुर्गों में से एक है, एल्डर रुवान। ये कृपान उसके सबसे अच्छे खजानों में से एक भी नहीं है। उसने इसे बस एक गुजरते हुए उपहार के रूप में मुझे दे दिया। काश मैं थोड़ा और प्रतिभाशाली होता, मैं उससे बहुत कुछ सीख सकता था। चेन तू ने आह भरी। मध्य श्रेणी का जादुई खजाना उसका सबसे अच्छा काम नहीं है। यह एल्डर रुवान एक बहुत बड़ी बात लगती है। जिया हाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। जो खजाने आंतरिक क्यूई को चैनल कर सकते हैं उन्हें जादुई खजाने कहा जाता है। उनके 3 स्तर हैं, निम्न, मध्यम और उच्च श्रेणी। ऊपर दिए गए जादुई खजाने के लिए पवित्र खजाने हैं। वे चमत्कारिक प्रभाव पैदा कर सकते हैं और एक भी परिवार के बीच खूनी संघर्ष का कारण बन सकता है और संप्रदायों। उदाहरण के लिए, जिया हाओ की पवित्र चमक मशाल एक पवित्र खजाना थी, जिसने सक्रिय होने पर सभी अंधेरे भूतों को तुरंत मार दिया। टीएस, बहुत बुरा हुआ कि मैं इसका उपयोग नहीं कर सका। मुझे आशा है कि कई लिंगजी ने इसे अपने पास सुरक्षित रखा होगा। जिया हाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि यह मध्यम श्रेणी की जादुई कृपान वर्तमान जिया हाओ के लिए एकदम सही है। वह ऐसा खजाना पाकर खुद को खुश महसूस किए बिना नहीं रह सका। ठीक है, शाम हो चुकी है, हम वापस लौटेंगे। जिया हाओ ने पलटकर देखा। बूढ़े यांग ने जिया हाओ के पीछे पीछे सिर हिलाया। गाड़ी में बैठकर वे दोनों वापस नानहाई शहर लौट आए। हालांकि सड़क के बीच में गाड़ी रोक दी गई थी। जिया हाओ ने देखा कि बूढ़े यांग की अभिव्यक्ति सतर्कता से बदल रही थी क्योंकि उसने अपनी तलवार की मूठ पकड़ी हुई थी। क्या हुआ? कोई हमारा रास्ता रोक रहा है, बूढ़े यांग ने जवाब दिया।
जिया हाओ उत्सुक हो गया क्योंकि उसने बाहर झांका। हाँ, झो यान। जिया हाओ ने उसे तुरंत पहचान लिया क्योंकि उसने उसे अपनी गाड़ी के सामने खड़ा देखा। युवा भगवान, वह आदमी मुझे बहुत खतरनाक वाइब दे रहा है। इतना तीव्र रक्तपात, बूढ़े यांग ने बड़बड़ाया। ये ठीक है। जिया हाओ गाड़ी से बाहर निकल गई। मैं उसे जानती हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वापस हवेली में जाओ, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। हाँ, युवा भगवान। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए झो यान को देखा। तो क्या बात है? भाई किंग मुझसे मिलना चाहता है। वास्तव में, वह तियानजियांग मंडप में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तियानजियांग मंडप। जिया हाओ की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। ठीक है, आगे चलो। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसकी और झो यान की अभिव्यक्ति और भी अजीब हो गई क्योंकि उन्होंने ली किंग को शेफ लियांग से लड़ते देखा। ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 टेल सोना दे सकता हूँ। क्या तुम मेरे लिए कुछ तैयार नहीं कर सकते? ली किंग चिल्लाए बिना नहीं रह सका। युवा महानुभाव, मैं आपकी समस्या समझता हूँ। हालांकि हमारी दुकान बंद है और हम आज मेहमानों को नहीं लेंगे। ठीक है, हम तीनों के लिए एक टेबल तैयार करो। जिया हाओ ने दूर से चिल्लाया। युवा भगवान, यह आप हैं? शेफ लियांग आश्चर्यचकित था। उसने महसूस किया कि ली किंग जिया हाओ के मेहमान थे, इसलिए उसका रवैया बदल गया। मुझे नहीं पता था कि आप युवा भगवान के मेहमान हैं। कृपया अंदर आएं। हाँ, आप आखिरकार यहाँ हैं, भाई जिया। ली किंग खुश था। मुझे स्वीकार करना होगा, तियानजियांग मंडप बहुत भीड़-भाड़ वाला है। भीड़ के समय में सीट मिलना असंभव है। ठीक है, ये वास्तव में खुशी की बात है कि भाई ली जैसा कोई व्यक्ति हमारे विनम्र निवास की ओर आकर्षित होता है। जिया हाओ ने एक सीट ली। मुझे यकीन है कि आपने मुझे यहाँ एक निजी सीट पाने के लिए नहीं बुलाया है ना? क्या होगा अगर यही कारण है? ली किंग ने उसकी ओर देखा। मेरा मतलब है, तियानजियांग पवेलियन की स्प्रिंग वाइन कुछ खास है। मैंने जितनी भी वाइन पी है, उनमें से स्प्रिंग वाइन निश्चित रूप से शीर्ष 10 में आती है। बहुत बुरा हुआ, आपने बिक्री सीमित कर दी है। इसलिए मुझे एक जार पाने से पहले बहुत खर्च करना होगा। हालांकि यह पैसे वसूल था। हे, ये तो बस एक साधारण वाइन है। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आई। जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। थोड़ी ही देर में, शेफ लियांग ने फ्राइड चिकन, स्टिर फ्राई नूडल्स और सॉस में तली हुई सब्जियों से भरी एक प्लेट पेश की। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है। ली किंग ने एक निवाला खाते ही दंग रह गया। मुझे संदेह है कि शाही शेफ भी ऐसा कुछ बना सकता है। और क्या कहना, इतना दमदार स्वाद। हर डिश का स्वाद इतना अलग होता है। मैं खाना बंद नहीं कर सकता। झो यान दूसरी टेबल पर बैठा था। हालांकि वह भी निवाला खाते ही अपने आश्चर्य को छिपा नहीं सका। मुझे लगता है कि मैं अपनी मर्यादा भूल गया। ली किंग ने स्प्रिंग वाइन का एक घूंट लेते हुए अपने होंठ पोंछे। मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने कल नानहाई माउंटेन में हमारी मदद करने के लिए मिस सान की व्यवस्था की। हाँ, मेरा मानना है कि सान क्यूलियू एल्डरली से ज्यादा आपकी मदद कर सकता है। और जिया हाओ ने हंसते हुए सोचा कि एल्डरली ली किंग को कैसे धोखा देने जा रहा है। लेकिन आप भी हमारे साथ आ रहे हैं? ली किंग ने आश्चर्य से पूछा। ये खतरनाक हो सकता है, आप जानते हैं। मैं भी कुछ अनुभव हासिल करना चाहता हूँ। और मैं अपने कौशल को बढ़ाने के लिए ट्विस्टेड डार्क फॉरेस्ट के अंदर राक्षसों का उपयोग कर सकता हूँ। जिया हाओ मुस्कुराए। हालांकि मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। हाँ, क्या सम्राट वास्तव में एकांत साधना में है? ली किंग का खाना रुक गया क्योंकि उसने जिया हाओ को देखा। धीरे धीरे एक मुस्कान दिखाई दी। आप क्या सोचते हैं? वह ये देखने की कोशिश कर रहा है कि आप सभी कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। जिया हाओ ने एक कारण बताया। भाई जिया समझदार है। हालांकि आप कह सकते हैं कि ये दुश्मनों को धीरे धीरे बाहर निकालने की एक योजना भी है। भले ही इस खेल में कई लोग मर जाएं। जिया हाओ ने एक बार फिर पूछा। ठीक है, ये कठोर हो सकता है, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? ली किंग ने फिर से कहा। युद्ध में हमेशा हताहत होते रहेंगे। हमें कुछ करते समय बड़ी तस्वीर को देखने की जरूरत है। तो क्या होगा अगर इस बार हताहत कई परिवार है? जिया हाओ ने एक घूंट लिया। चलो मान लेते हैं, ठीक है। क्या होगा अगर कई परिवार अचानक नानहाई शहर से गायब हो जाए? जैसे गायब हो गया, सब मर गया। जिया हाओ के शब्दों को सुनकर ली किंग और झो यान दंग रह गए। हाँ, भाई जिया, ऐसा अशुभ मत कहो। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ,
क्राउन प्रिंस ली। जिया हाओ ने फिर से कहा, कई परिवार के मरने से शाही परिवार को क्या लाभ होगा? कई परिवार की अनुपस्थिति निश्चित रूप से शाही परिवार के एक गुट को पसंद आएगी। परिवार। झू यान ने अपनी चुप्पी तोड़ी। जैसा कि आप जानते हैं, कई परिवार के पास पिछले प्रभुओं से 2 स्वामी हैं। सबसे बड़े स्वामी वर्तमान में उत्तरी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। इस बीच कई परिवार के कुलपति नानहाई शहर में स्थित हैं। लेकिन हर कोई नहीं जानता कि नानहाई माउंटेन पास कुछ ऐसा है जिसकी कई परिवार द्वारा कड़ाई से सुरक्षा की जाती है। ये वह दर्रा है जो हमारे पश्चिमी प्रांत को पहाड़ों से परे बाउंडलेस प्रेरी से जोड़ता है। ये सैकड़ों बर्बर जनजातियों और राक्षसों का घर है। शाही शक्ति का एक गुट नानहाई माउंटेन पास की सुरक्षा करना बंद करके आगे बढ़ना चाहता है। वे बाउंडलेस प्रेरी को अपने अधीन करना चाहते हैं और साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। क्या ये बाउंडलेस प्रेरी में समृद्ध खनिजों की वजह से है? जिया हाओ ने उत्सुकता से पूछा। वह और मो देश पर कब्जा करना भी, जो प्राचीन झू राजवंश का हिस्सा हुआ करता था। अच्छा, तो अगर कुछ अप्रत्याशित होता है तो मुझे विश्वास है कि महामहिम एकांत से बाहर आएंगे। मुझे ऐसा लगता है, ली किंग ने बड़बड़ाते हुए कहा। हालांकि कोई भी पिता के इरादे का अनुमान नहीं लगा सकता। कौन जानता है कि उनके मन में क्या है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह कई परिवार जैसे वफादार परिवार को बर्बाद होने देगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। जिया हाओ ने खड़े होते हुए बड़बड़ाया। भाई ली, आप अपना समय ले सकते हैं और यहाँ अपने खाने का आनंद ले सकते हैं। हम कल भोर में मिलेंगे। मैं नानहाई पर्वत के बाहरी इलाके में आपका और मिस सान का इंतजार करूंगा। ली किंग और झू यान ने जिया हाओ को उठते और चलते हुए देखा। ऐसा लगता है कि मेरा भाई कुछ योजना बना रहा है। ली किंग ने कुछ स्प्रिंग वाइन पी, लेकिन जिया हाओ को पहले ही इसकी भनक लग चुकी है। मुझे ऐसा लगता है, झू यान ने धीमी आवाज में कहा। हेवन वॉचिंग पवेलियन के एल्डर जू फैन ने पिछले महीने तीसरे राजकुमार ली युआन से मुलाकात की थी। हम अनुमान लगा सकते हैं कि तीसरे राजकुमार ली युआन पर्दे के पीछे कुछ बड़ा कर रहे हैं। दिलचस्प। अगर तीसरा भाई कुछ करता है तो हम इस मौके का इस्तेमाल उसे पकड़ने के लिए कर सकते हैं। ली किंग ने अपना माथा रगड़ा। उफ, पिता सम्राट ने मुझे वाकई सिरदर्द दे दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह सैन्य विभाग को आंशिक रूप से ली युआन को दे देंगे। उसके कारण हम व्यावहारिक रूप से इस बारे में अनभिज्ञ थे कि वह पिछले कुछ महीनों से क्या कर रहे थे। युवा प्रभु को चिंता करने की जरूरत नहीं है, झू यान ने उत्तर दिया। आप वर्तमान में क्राउन प्रिंस हैं और बाकी सभी से आगे हैं। भले ही तीसरा राजकुमार, सातवां राजकुमार और छठा राजकुमार आपके खिलाफ योजना बनाएं, आप उन्हें आसानी से दबा सकते हैं। मुझे उम्मीद है, ली किंग ने बड़बड़ाया। हालांकि हमें पहले ब्राइट्स नो लोड्स प्राप्त करने की आवश्यकता है। मैं अपनी बहन को प्रतीक्षा नहीं करने दे सकता, अन्यथा उसकी बीमारी फिर से बढ़ जाएगी। क्या आपने सब कुछ तैयार कर लिया है? हाँ, युवा प्रभु, कल के अभियान के लिए सब कुछ तैयार कर लिया गया है। झू यान ने सिर झुकाया। यह अच्छा है। शराब का एक बड़ा घूंट लेते हुए ली किंग ने महसूस किया कि उसका शरीर हिल रहा है। मैं आज रात थोड़ा नशे में हूँ, इसलिए मुझे कल जगह देना। झू यान ने जल्दी से ली किंग को पकड़ लिया। उसे पकड़कर वह धीरे धीरे बाहर चला गया। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें कल जगह पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी कुछ नशे में लग रहा है। झू यान ने अंदर ही अंदर सोचा, क्योंकि उसे धीरे धीरे स्प्रिंग वाइन का असर महसूस हो रहा था। इस बीच जब जिया हाओ हवेली में लौटा तो वह कल के अभियान की योजना बनाने से खुद को रोक नहीं सका। यंग लॉर्ड, यंग मिस तुम्हें अपने साथ डिनर में शामिल होने के लिए कह रही है। कोई जरूरत नहीं, अभी मेरा पेट भर गया है। जिया हाओ ने मिनमिन को देखा और अपना सिर हिलाया। मिनमिन चुप हो गई क्योंकि उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस झुककर प्रणाम किया और चली गई। जैसे ही जिया हाओ अपने कमरे में बैठा था, दरवाजा धीरे धीरे खुला। जिया हाओ ने कई यिक्सू को देखते हुए आह भरी। उसने खाने से भरी प्लेट पकड़ी और उसे टेबल पर रख दिया। रात को खाली पेट सोना अच्छा नहीं है। मैंने बाहर खाना खाया है, मुझे भूख नहीं लग रही है। जिया हाओ ने हल्के से जवाब दिया। क्या आज जो हुआ उसके बाद भी तुम मुझसे नाराज हो? कई यिक्सू ने जिया हाओ को देखा और एक सूक्ष्म स्वर में पूछा। तुम क्या सोचती हो मेरी प्यारी पत्नी? जिया हाओ ने उसकी ओर देखा। कई यिक्सू ने कुछ देर तक उसकी ओर देखा और अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि तुम अभी भी गुस्से में हो, लेकिन तुम्हारे दिल में दूसरी परेशानियां हैं। तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं। जिया हाओ ने एक मजेदार मुस्कान दी।
दुर्भाग्य से तुम मुझे जानने के बाद भी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती, है न? तुम पहले से ही बहुत बोझ उठा रही हो। मैं तुम्हें और परेशानी नहीं देना चाहती, कई यिक्सु ने जवाब दिया। जिया हाओ के होंठ कांप उठे जब उसने कई यिक्सु को देखा। यूनलान महाद्वीप की महिलाएं वास्तव में परेशान करने वाली होती हैं। वैसे भी मैं एक अभियान समूह के साथ नानहाई पर्वत पर जा रहा हूँ, इसलिए मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। क्या? ये सुनते ही कई यिक्सु की भौहें सिकुड़ गईं। अंकल यांग तुम्हारे साथ आ रहे हैं, है न? मैं कुछ गार्ड्स को ले जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ओल्ड यांग को ले जाऊंगा। उसके पास करने के लिए दूसरे काम हैं। था दैट, ये खतरनाक हो सकता है, कई यिक्सु ने बीच में कहा। फिलहाल शेन परिवार और सिल्कवुड चैम्बर्स अपने संसाधन जुटा रहे हैं। वे तुम्हें निशाना बना सकते हैं जिसने उन्हें इतना नुकसान पहुंचाया। ठीक है, मैंने पहले ही अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर ली है और मुझे विश्वास है कि वे मुझे छू नहीं पाएंगे, जिया हाओ ने हल्के से ठहाके के साथ उत्तर दिया। आखिरकार झो यान एक सहज क्षेत्र मास्टर है, उसके साथ जिया हाओ को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, इसलिए सोचो कि तुम्हें क्या पसंद है। जिया हाओ ने पलटकर कहा, तुम्हें मेरी भावनाओं की परवाह नहीं है तो मुझे तुम्हारी क्यों परवाह करनी चाहिए। ये कहते हुए वह अंदर चला गया। मैं सोने जा रहा हूँ। उसके इस बेतुके जवाब के पीछे एक कारण ये भी था कि वह कई यिक्सु से परेशान था। हालांकि दूसरी ओर वह वास्तव में उसे परेशान करना चाहता था। जिया हाओ को बेडरूम में जाते देख कई यिक्सु का चेहरा झिलमिला उठा। अपने होठों को काटते हुए उसने खाने की तरफ देखा। बेवकूफ, अगर तुम्हें खाना नहीं है तो जाओ, भूखे सो जाओ। वह मन ही मन बुदबुदाते हुए खुद ही खाना खाने लगी। अपना खाना खत्म करने के बाद मिनमिन आए और सारे बर्तन ले आई। अगली सुबह जिया हाओ जम्हाई लेकर उठी। उफ, मेरी गर्दन और मेरा चेहरा, यह इतना दर्द क्यों कर रहा है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरी रात मेरे चेहरे पर कुछ दबाया हो। बाहर निकलते समय उसने अपना चेहरा रगड़ा। खाना पहले से ही तैयार था और जिया हाओ ढक्कनों के बीच से भाप देख सकता था। कई यिक्सु पास में बैठी थी और कुछ स्क्रॉल का अध्ययन कर रही थी। मिनमिन किताबों की अलमारी की धूल झाड़ रही थी, लेकिन वह कई यिक्सु को चिढ़ाने वाली नजरों से देख पाने से खुद को रोक नहीं पाई, जिससे वह शर्मा गई। आह, यंग लॉर्ड, तुम जाग गए हो। मिनमिन ने जिया हाओ को देखा और वह जोर से बोली, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? कुछ हद तक, जिया हाओ ने अपनी गर्दन रगड़ते हुए बुदबुदाया। मुझे लगता है कल रात किसी कीड़े ने मुझे काटा है। मेरी गर्दन पर निशान है। आह, कोई शरारती और गुस्सैल कीड़ा होगा। मिनमिन ने कई यिक्सु को देखते हुए चंचलता से जवाब दिया। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? जिया हाओ उलझन में थी। अहम मिनमिन, क्या तुम बहुत ज्यादा बात नहीं कर रही हो? कई यिक्सु ने उसे घूर कर देखा। जाओ और उसके लिए पानी ले आओ। हाँ, यंग मिस। मिनमिन हंसी और बाहर चली गई। जिया हाओ बैठ गया और उसने आह भरी। तुम इतनी जल्दी उठ गई और मेरे लिए नाश्ता तैयार किया। मैं तुम्हें खाली पेट पहाड़ पर नहीं जाने दे सकता, कई यिक्सु ने जवाब दिया। ठीक है, पिछली रात के लिए मुझे माफ करें, ठीक है? जिया हाओ ने बोलते हुए अपना चेहरा रगड़ा। मैं बस एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जिस पर तुम भरोसा कर सको, सुरक्षित और आराम महसूस कर सको। और मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि तुम मुझसे बहुत सी बातें छिपा रही हो। क्या तुम यही कहती हो हर लड़की से जिससे तुम मिलती हो? कई यिक्सु के कटाक्ष पर हंसते हुए जिया हाओ ने जवाब दिया, हाँ, मैं बस ऐसा ही हूँ। नाश्ता करने के बाद जिया हाओ तैयार हो गया और बाहर चला गया। बूढ़े यांग ने उसे कुछ पहरेदार दिए जो उसके पीछे पीछे चले। सुरक्षित वापस आओ, जिया हाओ ने कई यिक्सु की आवाज़ सुनकर रुक गया। पीछे मुड़कर जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। युवा भगवान जिया, आप सही समय पर आए हैं। जिया हाओ ने देखा कि झो यान और ली किंग पहले से ही क्रिम्सन डैगर डोजो के शिष्यों के साथ खड़े थे। हालांकि जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित किया वह सान क्यूलुओ की उपस्थिति थी। मिस सान, आप भी हमारे साथ आ रही हैं? जिया हाओ आश्चर्यचकित था। हाँ, वाकई। सान क्यूलुओ ने जिया हाओ को देखते हुए सिर हिलाया। मुझे एहसास हुआ कि मैं नानहाई पर्वत में मदद कर सकता हूँ। आपके पिता कैसे हैं? वे ठीक हैं, फार्मासिस्टों के प्रयासों का शुक्रिया। सान क्यूलुओ मुस्कुराया। जिया हाओ ने सान क्यूलुओ को देखते ही अपनी जीभ चिपकाई। किसी भी लड़की जैसी पोशाक के बजाय उसने एक तंग पोशाक और पैंट पहनी थी, जिसके पैरों में चमड़े के जूते थे।
अपने बालों को एक बन में बांधे और अपनी पीठ पर एक धनुष बांधे, वह एक शिकारी की तरह दिख रही थी, जो अपने शिकार का शिकार करने के लिए तैयार थी। ठीक है, मुझे लगता है कि सभी आ गए हैं, ली किंग ने घोषणा की। क्या हम चलें? हाँ, चलो। सांग क्यूलुओ ने सिर हिलाया और सभी को कपड़ों से बनी छोटी छोटी थैलियां थमा दी। ये क्या हैं? ये जानवरों को भगाने वाली दवाएं हैं। इनके होने से हम ज्यादातर जानवरों से बच सकते हैं। जिया हाओ ने इसे दूर रखने से पहले एक पल सोचा, जिससे सांग क्यूलुओ हैरान रह गया। यह क्या है, युवा मास्टर जिया? आप इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं? अभी नहीं। जिया हाओ ने अपनी बाहें फैलाई। मैं जानवरों से लड़ने के लिए इच्छुक हूँ। मुझे अपने शरीर को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। हाँ हाँ, यह एक अच्छा विचार है। सांग क्यूलुओ ने सिर हिलाया। हालांकि इससे हमारी यात्रा में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। भाई किंग, तुम क्या सोचते हो? ली किंग ने जिया हाओ को देखा और एक पल के लिए सोचा। ठीक है, चलो बस परेशान करने वाले राक्षसों से बचे। ठीक है, हमें ब्राइट स्नो लोड्स मिलने के बाद आप जितने चाहें उतने जानवरों को मार सकते हैं। और यह भी नहीं कहना है, वोल्वेन फाउंटेन राक्षसी जानवरों से भरा हुआ क्षेत्र है। हम वहां लड़ाई से बच नहीं पाएंगे, झू यान ने याद दिलाया। इसलिए सब कुछ योजना बनाकर वे जंगल में चले गए। ऊंचे पेड़ों और घनी हरियाली को देखकर जिया हाओ आह भरने से खुद को रोक नहीं पाई। अरे, मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ। जिया हाओ ने उस समय के बारे में सोचा जब वह कई लिंगजी के साथ यहाँ फंस गई थी। उसकी बदौलत वह वहां से भागने में सफल रही। क्या आप जानते हैं, नानहाई पर्वत के अंदर के राक्षस बहुत भयंकर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहाड़ के अंदर कई स्थानिक दरारें हैं, जो पूरे पहाड़ को खनिजों और प्राकृतिक ऊर्जा से समृद्ध बनाती हैं। हालांकि अधिकांश स्थानिक दरारें शक्तिशाली राक्षसी जानवरों द्वारा संरक्षित थीं जो दूसरी दुनिया के राक्षसों को खाते हैं। इसलिए राक्षसी जानवरों और राक्षसों के बीच हमेशा तनाव रहता है। क्या होगा अगर हमें एक स्थानिक दरार मिल जाए? जिया हाओ मदद नहीं कर सका लेकिन पूछ लिया। एक स्थानिक दरार खतरे और भाग्य दोनों ला सकती है। सबसे पहले हमें ये जांचने की जरूरत है कि यह स्थिर है या नहीं स्थिर। अगर यह अस्थिर है तो इसे छोड़ना सबसे अच्छा विकल्प होगा, ली किंग ने जिया हाओ को समझाया। अधिकांश समय स्थानिक दरार में एक छोटा स्थानिक डोमेन होता है, जहां दूसरी दुनिया के राक्षस और संसाधन भरे होते हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि स्थानिक नोड भी होते हैं, जिन्हें अगर तोड़ा जाता है तो स्थानिक दरार ढह जाएगी। इसलिए स्थानिक दरार मिलने के बाद स्थानिक नोड को नष्ट करना सबसे अच्छा होगा। अन्यथा यह अधिक दूसरी दुनिया के राक्षसों को आकर्षित कर सकता है और प्रकोप का कारण बन सकता है। एक सेकंड रुको, ये टावा और कालकोठरी शैली की तरह क्यों लग रहा है? जिया हाओ की अभिव्यक्ति अजीब हो गई जब उसने इसके बारे में सोचा। मुझे देखने दो, स्थानिक दरारें द्वार हैं। फिर एक स्थानिक नोड है जो द्वार का मूल है। इसमें राक्षस और संसाधन होते हैं। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो राक्षस प्रकोप हो सकते हैं। एल्व्स, दूसरी दुनिया के राक्षस, वे इस भूमि के मूल निवासी नहीं हैं, है न? जिया हाओ ने अचानक पूछा। वास्तव में वे सैकड़ों साल पहले ग्रे मिस्ट प्रकोप से बाहर आए थे। जहां तक मुझे पता है वे दूसरे पुराने साम्राज्य के थे जिस पर राक्षसों ने आक्रमण किया और फिर उसे नष्ट कर दिया, ली किंग ने उत्तर दिया। ग्रे मिस्ट के धीरे धीरे कम होने के बाद उनमें से अधिकांश तूफानी समुद्र को पार करके पश्चिमी महाद्वीप में बस गए। हालांकि उनमें से कुछ यहाँ रहे और प्राचीन झोउ राजवंश में बिखर गए। क्या ऐसा है? जिया हाओ ने अपना सिर रगड़ा क्योंकि वह शैलियों के मिश्रण से पूरी तरह से भ्रमित महसूस कर रहा था। जल्द ही स्काउट्स की टीम रुक गई और उन्होंने चारों ओर देखा। हमारे आगे डार्क हाउंड्स का एक झुंड है, लगभग 20 या कुछ। सांग क्यूलुओ ने भौहें सिकुड़ी। डार्क हाउंड्स आमतौर पर ध्वनि के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास उन्हें अलग करने का समय है। आगे बढ़ो तीरंदाजों, अपनी स्थिति संभालो और उनमें से कुछ को गोली मारो। जिया हाओ ने देखा कि 2 अभ्यासी आगे बढ़कर पेड़ पर चढ़ गए। बैंगनी आंतरिक क्यूई के प्रभाव के कारण उनका शरीर चुस्त और महान था और उनकी 5 इंद्रियां तेज थीं। अपने धनुष को मोड़ते हुए उन्होंने दूर तक तीर चलाए। आओ, जिया हाओ और अन्य लोगों ने कुत्तों की दर्दनाक चीख की आवाज सुनी। अभ्यासी तीर चलाते रहे। हालांकि डार्क हाउंड्स ने उनकी स्थिति को नोटिस किया और उनकी ओर दौड़ पड़े। आ रहे हैं, झुंड हमारी ओर बढ़ रहा है। हमने उनमें से 5 को पहले ही मार दिया है। हालांकि
वे झाड़ियों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसे लाओ। सांग क्यूलुओ ने अपनी कमर से एक छोटी तलवार निकाली। हम उन्हें खत्म कर सकते हैं। झाड़ी में सरसराहट हुई क्योंकि जिया हाओ ने 3 फीट लंबे और लाल आंखों वाले कुत्तों को उनकी ओर बढ़ते देखा। बिजली की गति से प्रतिक्रिया करते हुए जिया हाओ ने अपनी कृपाण निकाली और वार किया। उसकी आंतरिक ऊर्जा कृपाण के भीतर प्रवाहित हुई क्योंकि उसने महसूस किया कि ब्लेड थोड़ा लाल हो रहा था। जिया हाओ ने एक डार्क हाउंड को 2 हिस्सों में चीर दिया और आग की लपटें निकलने लगीं। इस वार ने खुले मांस को इस तरह जला दिया जैसे कि वह आग की लपटों से जल गया हो। जिया हाओ इस प्रदर्शन से चकित थी। हे भगवान, कृपाण न केवल बहुत तेज है बल्कि यह अतिरिक्त आग से नुकसान भी पहुंचाती है। सांग क्यूलुओ ने पीछे हटने से मना कर दिया क्योंकि उसका सामना एक साथ 2 शिकारी कुत्तों से हुआ। उसकी छोटी तलवार उन्मत्त तरीके से चमकी क्योंकि उसने शिकारी कुत्तों की खोपड़ी में छेद कर दिया। जिया हाओ ने तकनीक को पहचान लिया क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि क्रिम्सन फ्रेंजी ब्लेड आग थी। हालांकि सांग क्यूलुओ की हरकतें सहज थीं क्योंकि उसने अपने हमले की सटीकता को नियंत्रित किया। हालांकि ली किंग को देखते हुए जिया हाओ अवाक रह गई। ली किंग बस खड़ी रही क्योंकि झोउ युआन ने आने वाले शिकारी कुत्तों को मारने के लिए एक साधारण खंजर का इस्तेमाल किया और उसने उन्हें कम से कम प्रयास में मार डाला जैसे कि वह कुछ चींटियों को कुचल रहा हो। टस्क, एक शक्तिशाली नौकर होने के अपने फायदे जरूर हैं। मैं भी इसे चाहता हूँ, जिया हाओ ने मन ही मन सोचा। चूंकि सांग क्यूलुओ और क्रिम्सन डैगर डोजो के अन्य सदस्य यहाँ थे, इसलिए जिया हाओ ने क्रिम्सन फ्रेंजी ब्लेड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। उसने कृपाण को स्वाभाविक रूप से चलाया और बस अपनी क्रूर शक्ति का इस्तेमाल शिकारी कुत्तों को मारने के लिए किया। थोड़ी देर बाद पूरा मैदान लाशों से अटा पड़ा था। सांग क्यूलुओ ने इधर उधर देखा और सिर हिलाया। कुछ लाशें ले लो और उन्हें हमारी बोरी में डाल दो। जिया हाओ हैरान रह गया क्योंकि उसने स्नैक क्यूलुओ को कारण के लिए देखा। सांग क्यूलुओ ने जवाब दिया, ठीक है, वोल्वेन फाउंटेन राक्षसी जानवरों से भरा हुआ है। हम इन लाशों को लालच के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उन्हें दूर भगाया जा सके। हमारी बोरियां औषधीय तरल पदार्थों में भिगोई हुई थीं, इसलिए जब हम लाशें ले जा रहे होंगे तो वे खून की गंध नहीं देंगे। हे मिस सांग निश्चित रूप से शिकार के बारे में सब कुछ जानती है न? सांग क्यूलुओ जिया हाओ की बातों पर हंसा। ठीक है, हमारा क्रिम्सन डैगर डोजो नानहाई पर्वत की सामग्रियों पर पनपता है। बेशक हमारे पास इससे निपटने का अपना तरीका है। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर किंग का नौकर इतना शक्तिशाली होगा। जब सांग क्यूलुओ ने उसे देखा तो ली किंग हंस पड़ा। ठीक है, वह कुछ औसत मार्शल कलाकारों से बेहतर है। हालांकि ये हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होगा। तो चलो चलते हैं। हम 1 या 2 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हुए वे वोल्वेन फाउंटेन की ओर बढ़े। ऋषि की दिव्य आंखों से जिया हाओ ने इधर उधर देखा। जंगल विभिन्न सामग्रियों से भरा था, इसलिए जिया हाओ की दृष्टि भर गई। सूचना पैनल। अचानक जिया हाओ की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपनी कृपाण निकाली। सांग क्यूलुओ की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने जिया हाओ को अपनी ओर वार करते देखा। जब सभी ने जिया हाओ की हरकत देखी तो वे हैरान रह गए। हालांकि उसकी कृपाण सांग क्यूलुओ के पास से गुजरी और पास के एक पेड़ के तने पर जा लगी। एक बड़े गिरगिट के नीचे गिरते ही हरे रंग का खून फैल गया। ये 3 रंगों वाला गिरगिट है। ये बहुत जहरीला है, हालांकि इसकी छलावरण क्षमताएं बहुत मजबूत हैं। सांग क्यूलुओ ने तुरंत कहा, दिलचस्प है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे देख पाओगे। तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं। हे, बस अपनी कृपाण का परीक्षण कर रहा था। जिया हाओ ने गिरगिट को उठाया और फेंक दिया। हालांकि वास्तव में उसने इसे तेजी से अपने चमत्कारों के बर्तन में डाल दिया। जिया हाओ को सुखद आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने राक्षसों को मारने से रक्त शक्ति और चमत्कार अंक की एक धारा प्राप्त की। रक्त शक्ति का संग्रह कम है, हालांकि मैंने पहले ही लगभग 400 चमत्कार अंक प्राप्त कर लिए हैं। जैसा कि अपेक्षित था, चमत्कार अंक प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका हत्या करना है। हालांकि जिया हाओ भी काफी रक्त शक्ति खो रहा है क्योंकि वह सभी लाशों को आसानी से चूसकर उन्हें मम्मी में नहीं बदल सकता। आखिरकार लोग हैरान हो जाएंगे और उसे राक्षस कह देंगे। लेकिन जिस चीज ने जिया हाओ को और भी अधिक आश्चर्यचकित किया, वह शिकारी कुत्तों और गिरगिट को मारने के बाद मिली चीजें थीं। हाउंड की नाक कौशल शॉट 1x। हाउंड की नाक कौशल शॉट 1x। जहर रक्त कौशल शॉट 1x।
जिया हाओ को आखिरकार उनका मतलब समझ में आ गया। चूंकि इनमें से अधिकांश जानवर पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए उनके कौशल शॉट में टूट गए। हाउंड्स नो स्किल को पूरा करने के लिए जिया हाओ को इसके 20 शॉट इकट्ठा करने की जरूरत है। इस बीच जहर खून स्किल के लिए जिया हाओ को इसके 100 शॉट इकट्ठा करने की जरूरत है। मैंने 5 हाउंड मारे हैं, इसलिए मेरे पास 5 शॉट हैं। हालांकि मुझे उस स्किल को पाने के लिए 199 और 3 रंग के गिरगिटों को मारना होगा। लानत है, ये बहुत ज्यादा परेशानी है। बहुत खोजबीन के बाद जिया हाओ को सिर्फ एक गिरगिट मिला। उनमें से लगभग 200 के लिए जिया हाओ को पूरे नानहाई पर्वत की खोज करनी होगी। हालांकि जिया हाओ को इस तरह की कमी से ज्यादा परेशानी नहीं हुई। आखिरकार अगर जिया हाओ को राक्षसी जानवरों की क्षमताएं आसानी से मिल जाती तो ये बहुत ज्यादा भयानक होता। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि अलग अलग राक्षसी जानवरों की क्षमताओं को निगलने से मेरा शरीर उत्परिवर्तित हो सकता है। जिया हाओ ने एक संभावना के बारे में सोचा जिसने उसे सिहरन पैदा कर दी। कुछ ही देर बाद जिया हाओ को एक खुला मैदान दिखाई दिया। उनके सामने एक छोटा सा साफ तालाब था जिसके ऊपर से झरना गिर रहा था। हालांकि वह जगह शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। सांग क्यूलुओ की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने अपने आदमियों को देखा। क्रिम्सन डैगर डोजो के शिष्यों ने सिर हिलाया जब उन्होंने कुत्तों की लाशें निकाली और उन्हें तालाब के किनारे फेंक दिया। सब लोग पीछे हट जाओ। सांग क्यूलुओ का आदेश सुनकर सभी धीरे धीरे पीछे हट गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने झाड़ियों से कुछ विशालकाय भेड़ियों को निकलते देखा। चीखते हुए उन्होंने इलाके के चारों ओर खोजबीन की। हर भेड़िए के बाल गहरे भूरे रंग के थे और हरी आंखें कुछ हद तक बुद्धिमत्ता से चमक रही थीं। जब वे लाशों को सूंघने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे तो जिया हाओ को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये हैं हरी आंखों वाले भेड़िए। हालांकि ये भेड़िए ज्यादा शक्तिशाली नहीं दिखते। इसके अलावा इनकी संख्या इतनी कम क्यों है? अचानक जिया हाओ ने पीछे मुड़ते हुए कुछ सोचा। दूर तक देखते हुए उसके ऋषि की दिव्य आंखें चमक उठीं। जिया हाओ की अभिव्यक्ति तब कठोर हो गई जब उसने कई खिड़कियां खुलती देखीं। हरी आंखों वाला भेड़िया, हरी आंखों वाला भेड़िया, हरी आंखों वाला भेड़िया अल्फा। भाड़ में जाओ, ये राक्षस वास्तव में इतने बुद्धिमान हैं। उन्होंने हम पर घात लगाने की कोशिश की। जिया हाओ घबरा गया क्योंकि उसने सांग क्यूलुओ को देखा। मिस सांग, हम फंस गए हैं। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है झुंड हमारे पीछे है, हमारे भागने के रास्ते को घेर रहा है। क्या? लकींग और झोउ यान जिया हाओ की बात सुनकर दंग रह गए। हालांकि झोउ यान धीरे धीरे उस दिशा में चला गया और कुछ पुष्टि की। मुझे नहीं पता कि जिया हाओ सही है या नहीं, हालांकि मैं वहां कुछ हलचल देख सकता हूँ। दिलचस्प बात यह है कि जिस क्षण हम बाहर निकलेंगे और पुल के पास उन भेड़ियों को मारेंगे, हमारे पीछे के भेड़िए तुरंत हम पर हमला कर देंगे। जिया हाओ ने बुदबुदाया। तो हमें क्या करना चाहिए? ली किंग ने जिया हाओ से पूछा। ठीक है, चूंकि हम भेड़ियों के ठिकाने को जानते हैं, इसलिए उनसे निपटना बहुत आसान होगा। सांग क्यूलुओ ने जवाब दिया। चलो आमने सामने की लड़ाई करते हैं। इस तरह हमें फायदा होगा और आश्चर्य का तत्व भी। वास्तव में मिस सांग सही कह रही हैं। हम उनकी योजना के अनुसार चलेंगे। जिया हाओ ने भी सिर हिलाया। धनुर्धारियों ने अपनी स्थिति संभालते हुए सिर हिलाया। जिया हाओ के पहरेदार आगे बढ़े और उन्होंने आसपास के इलाकों में कुछ आसान जाल तैयार किए। सांग क्यूलुओ ने तीरंदाजों को संकेत देते हुए सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने तीर छोड़े, भेड़ियों की चीखें दूर से गूंज उठीं। पीछे हट जाओ, तुम तीनों। तालाब के किनारे भेड़ियों से सावधान रहो। जिया हाओ ने पलटकर देखा कि तालाब के पास भेड़िए भ्रमित थे। हालांकि एक पल के बाद वे उसकी ओर दौड़ पड़े। जिया हाओ ने एक खर्राटे के साथ अपनी कृपाण लहराई, जिससे ऐसा लगा कि मानो बिजली चमक रही हो। आओ! जिया के आते ही भेड़िए दर्द से चिल्लाने लगे। हाओ ने उनका सिर काट दिया। हालांकि वे किसी भी सामान्य भेड़िए से 3 गुना बड़े दिख रहे थे, जिया हाओ को कोई डर नहीं था। उसकी कृपाण जंगली बाघ की तरह घूम रही थी क्योंकि वह पीछे से आ रहे सभी भेड़ियों को मार रहा था। इस बीच पैक का अल्फा अपने अधीनस्थ को लेकर आया और अभियान दल के पास पहुंचा। उन्हें देखकर जिया हाओ की आंखें चमक उठीं। यहाँ आओ, मेरे मुफ्त एक्सपीएस। तीरंदाज अपने तीर चलाते समय उपयुक्त स्थिति में थे। हालांकि पहला घना था और भेड़िए चालाक थे। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि शिकारी थे जो उन पर तीरों से निशाना साध रहे थे। इसलिए
सभी भेड़ियों ने अल्फा की चीख सुनी क्योंकि वे एक टेढ़े मेढ़े रास्ते में अभियान दल की ओर बढ़ रहे थे। तीरंदाजों ने अपने तीरों को अपनी आंतरिक क्यूई से भरते हुए पहले अल्फा को मारने की कोशिश की। हालांकि अल्फा भेड़िया चालाक था क्योंकि उसे अपनी ओर आने वाले तीरों का पता लग गया था। अपने पंजे के एक झटके से उसने तीरों को कुचल दिया। वे यहाँ हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कई परिवार के रक्षक और क्रिम्सन डैगर डोजो के शिष्य अपने हथियार तैयार करके आगे खड़े थे। जैसे ही भेड़िए झाड़ियों से बाहर निकले, उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला कर दिया। मार डालो, उन जानवरों को मार डालो, उनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। भेड़िए आकार में बड़े थे और वे रक्षकों पर झपट पड़े। हालांकि कई परिवार के रक्षक अनुभवी लड़ाके थे। अपने भाले पकड़े हुए वे आगे बढ़े। क्रिम्सन उन्माद सांग क्यूलियू ने अपनी तलवार घुमाते हुए कहा। लाल रंग की आंतरिक क्यूई उसकी तलवार में घुस गई और वह छाया में बदल गई, भेड़ियों पर वार करने लगी। इस बीच कई परिवार के 2 सैनिक आगे खड़े थे और उन्होंने ढाल पकड़ी हुई थी। उनकी ढालें नीली चमक के साथ चमक रही थीं क्योंकि उन्होंने भेड़ियों के हमले को रोक दिया था। तारानकन धमाका धमाका तारानकन, भेड़ियों के पंजे ढालों पर टकराए जिससे नीली रोशनी कांपने लगी। हालांकि पहरेदार पीछे नहीं हटे और उन्होंने बार बार हमले को रोका। भालेबाज उनके पीछे खड़े थे क्योंकि उन्होंने उन भेड़ियों पर हमला किया जिनके हमले रोक दिए गए थे। 5 पहरेदारों की टीम ने भेड़ियों से सटीकता से निपटते हुए एक गठन में काम किया। हालांकि भेड़िए बहुत शक्तिशाली जानवर हैं, जिनमें बहुत ज्यादा ताकत और धीरज है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि उनमें से 50 से ज्यादा हैं और अल्फा उन्हें पीछे से नियंत्रित करता है। जिया हाओ ने आखिरकार पहली बार रंगीन आंतरिक क्यूई की शक्ति देखी। लाल रंग की आंतरिक क्यूई के साथ सांग क्यूलियू की तलवार अत्यधिक तेज हो गई थी, जो राक्षसी भेड़ियों के मोटे फर को आसानी से काट रही थी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि शक्ति, सटीकता, सांग क्यूलियू सभी में परिपूर्ण था। इस बीच नीली आंतरिक क्यूई वाले पहरेदार शक्तिशाली थे। हालांकि उन्होंने बचाव पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। उनकी शारीरिक शक्ति और जीवन शक्ति औसत से अधिक मजबूत थी, जो उन्हें मोहरा के रूप में परिपूर्ण बनाती थी। रक्षा के रूप में उनका उपयोग करते हुए रक्षकों ने भेड़ियों के कमजोर बिंदुओं पर हमला किया, उन्हें जल्दी खत्म कर दिया। लेकिन मैं झोउ यान के शरीर में आंतरिक क्यूई के प्रवाह को नहीं देख सकता। नहीं, ऐसा नहीं है कि वह इसका उपयोग नहीं कर रहा है। जिया हाओ की आंखें सिकुड़ गईं। ये सिर्फ इतना है कि वह इतना शक्तिशाली है कि वह भेड़िए को मारने के लिए न्यूनतम मात्रा में ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। हालांकि इसका प्रभाव गहन जागृति क्षेत्र के किसी भी मार्शल कलाकार से बेहतर था। जिया हाओ ने भेड़ियों को दूसरों द्वारा मारे जाने पर कोई समय बर्बाद नहीं किया। अपनी तलवार पकड़े हुए उसके ऋषि की दिव्य आंखें चमक उठीं। काफी अजीब बात है, उसे लगा कि इन भेड़ियों की हरकतें धीमी हो गई हैं, जिससे वह उनके छेद और खामियों को देख रहा है। जिया हाओ के वार करते ही उसकी कृपान बहुत गर्म हो गई। उसकी हरकतें तेज और तेज थीं, जिससे कृपान और भी घातक हो गई। कृपान बहुत भारी था। हालांकि जिया हाओ अपने गोल्डन अरहत वज्र बॉडी आर्ट के साथ इसे अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल करने में कामयाब रहे। हालांकि वह अपने डेंटियन से आंतरिक ऊर्जा की निरंतर खपत महसूस कर सकता था। कृपान वास्तव में मेरी आंतरिक ऊर्जा को खा रहा है, जैसे कि मैं किसी तरह की तकनीक का उपयोग कर रहा हूँ। हालांकि ये खपत भारी नहीं है और ऐसा कुछ है जिसे मैं आसानी से प्रबंधित कर सकता हूँ। जिया हाओ ने अंदर से सोचा कि उसने जो मारा है, उसे देखते हुए भेड़ियों ने जिया हाओ द्वारा मारे गए अन्य जानवरों की तुलना में अधिक चमत्कार बिंदु और रक्त जीवन शक्ति दी। एक भेड़िए ने उसे एक बार में 200 से अधिक चमत्कार बिंदु दिए। हर कोई लड़ाई पर केंद्रित था। हालांकि उस पल जंगल में एक जोरदार चीख गूंजी, जिससे हवा चलने लगी। जब चीख उस पर पड़ी तो सैनिक लड़खड़ा गए, जिससे उनके शरीर कांपने लगे। उस पल भेड़ियों ने उन्हें तुरंत परास्त कर दिया। यहाँ तक कि पेड़ पर लगे मेहराब भी कांपने लगे, जिससे उनमें से एक नीचे गिर गया। जैसे ही भेड़िए उस पर झपटे, उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि एक कृपान चमकी, जिसने एक भेड़िए को मार डाला और दूसरे को पीछे हटा दिया। झोउ यान ने स्थिति को देखा और चिल्लाया, यह अल्फा है। इसने डोमिनेंट हॉवल का इस्तेमाल किया। ये प्रतिद्वंद्वी को दबा देगा, जिससे उनका डर बढ़ जाएगा। जिया हाओ ने तुरंत सैनिकों के डर और पक्षाघात को नोटिस किया। केवल ली किंग और झोउ यान ही प्रभावित नहीं हुए थे, यहाँ तक कि सांग क्यूलियू भी भेड़िए की चीख से प्रभावित था। अपनी इच्छा के पेड़ को सक्रिय करके
जियाहाओ देख सकता था कि डर सभी को धीमा कर रहा था। उनमें से 2 पहले ही भेड़ियों से हार चुके थे, हालांकि सांग क्यूलियू ने उन्हें बचाने के लिए कदम बढ़ाया। क्या ये शारीरिक और मानसिक कौशल का मिश्रण है? जियाहाओ के दिमाग में इस समस्या को हल करने का तरीका सोचने की दौड़ लगी। अचानक समाधान के बारे में सोचते ही उसकी आंखें चमक उठीं। अगर यह कौशल किसी प्राणी के मन में डर पैदा करता है, तो क्या होगा अगर मैं इसे दबा दूं? जियाहाओ ने अपने विचारों को केंद्रित किया और अपनी 6 इच्छाओं की असंख्य विचार कला का इस्तेमाल किया। अपनी इच्छा क्यूई को नियंत्रित करते हुए जियाहाओ ने उन्हें अल्फा की चीख से प्रभावित लोगों में डाल दिया। हर कोई, इन जानवरों से मत डरो। जियाहाओ के शब्दों ने उनमें उत्साह भर दिया, जिससे उनका डर धीरे धीरे गुस्से में बदल गया। क्या तुम इन नीच जानवरों से दबना चाहते हो? अपने आप को संभालो और उन गंदे कुत्तों को मार डालो। जियाहाओ ने महसूस किया कि इच्छा के पेड़ की कई पत्तियां मुरझा गई हैं क्योंकि इच्छा क्यूई ने धीरे धीरे सभी सैनिकों को क्रोधित कर दिया। जियाहाओ के शब्दों को सुनकर उन्हें भेड़ियों के प्रति क्रोध और घृणा महसूस हुई, जो उनके डर पर हावी हो गई। आक्रमण करो, उन कमीनों को मार डालो। लानत है कुत्तों की, मेरा भाला खाओ। सांग क्यूलियू और झोउयान को अचानक घटनाओं में आए बदलाव को देखकर आश्चर्य हुआ। जो लड़ा के पहले डरे हुए थे, वे अब लड़ने के जोश से भर गए हैं। सब लोग, जियाहाओ चिल्लाया, चलो पहले उस अल्फा को मारने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नेता के बिना इन भेड़ियों को मारना आसान होगा। युवा भगवान, हम आपके लिए एक रास्ता खोलेंगे। मैं भी मदद करूंगा। सांग क्यूलियू और कई परिवार के सैनिकों ने मिलकर काम किया और जियाहाओ तथा अन्य लोगों के लिए रास्ता बनाया। झोउयान जियाहाओ के पीछे पीछे चला। मैं इसका ख्याल रखूंगा। नहीं, मेरे पीछे रहो और इसके हमले को रोकने में मेरी मदद करो। जियाहाओ ने जवाब दिया, मैं इसका ख्याल रखूंगा। जियाहाओ ने फेडिंग मून स्टेप्स का इस्तेमाल किया क्योंकि उसका शरीर धुंधला हो गया था। तुरंत दूरी पार करते हुए जियाहाओ ने अपनी कृपान घुमाई। तलवार जियाहाओ की शक्ति से भर गई और अल्फा पर वार किया। हालांकि अल्फा चालाक था, उसने जियाहाओ के इरादे को आसानी से समझ लिया। तारानकन क्लैंग, तारानकन, उसने जियाहाओ की कृपान को रोकने के लिए अपनी हथेली को जोर से मारा। एक झटके के साथ उसने अपने नाखून टूटते हुए देखे। हालांकि अल्फा ने जियाहाओ के हमले को रोक दिया। जियाहाओ भी दंग रह गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जानवर उसके हमले को रोक देगा, लेकिन ये बस अपनी लड़ाई की मंशा को और बढ़ा दिया। तारानकन, पीछे की ओर झपकते हुए अल्फा ने अपना मुंह खोला और एक जोरदार चीख निकाली। जियाहाओ ने खतरे को महसूस किया क्योंकि उसका शरीर फड़फड़ाया और दूसरी जगह कूद गया। अल्फा की चीख से जमीन पर पड़ी घास और पत्तियां कुचल गईं, जो एक ध्वनि हमले की तरह थी, जिससे आसपास के वातावरण को शारीरिक क्षति पहुंची। अचानक एक खंजर प्रकाश की किरण में बदल गया, जो अल्फा की ओर बढ़ा। अल्फा ने खतरे को महसूस किया क्योंकि उसने चकमा देने की कोशिश की। हालांकि खंजर बहुत तेज था, जिससे उसने अल्फा के जोड़ों पर वार किया। अल्फा दर्द से कराह उठा क्योंकि उसने झोउयान की ओर झपट्टा मारने की कोशिश की। हालांकि उसने अपने बगल में एक छाया को टिमटिमाते हुए देखा क्योंकि उसने चांदी की एक चमक देखी। तारानकन पीएसएस, तारानकन, जियाहाओ आगे बढ़ा और उसने अपनी कृपान अल्फा की गर्दन में घोंप दी, जिससे खून के छींटे पड़ने लगे। अल्फा ने जियाहाओ को पकड़ने के लिए अपनी हथेली घुमाई। हालांकि जियाहाओ ने अपनी कृपान छोड़ दी और पीछे हट गया। अल्फा की पीठ की ओर कूदते हुए जियाहाओ ने अपनी मुट्ठी में ताकत जुटाई। बेसिक फिस्ट टेक्निक और रॉक शटरिंग फिस्ट को मिलाते हुए जियाहाओ ने उस जगह पर मुक्का मारा जहां खंजर घोंपा गया था। तारानकन क्रैक, तारानकन, अल्फा की जमीन पर गिरते ही हड्डी के टूटने की आवाज गूंज उठी। वह उठ नहीं पाया। ये देखकर दूसरे भेड़िए घबरा गए क्योंकि अपने नेता के बिना वे कुछ भी नहीं थे। यही समय है, उन्हें मार डालो, सांग क्यूलियू चिल्लाया। आक्रमण करो, उन सभी को मार डालो। थोड़ी देर बाद अभियान दल ने सभी हरी आंखों वाले भेड़ियों का शिकार किया। कोई हताहत नहीं हुआ, हालांकि कुछ गंभीर चोटें आईं। ये भेड़िए औसत जानवरों से ज्यादा ताकतवर थे। उनमें से हर एक निम्न श्रेणी के जानवर की अवस्था में पहुंच गया। सांग क्यूलियू ने भौहें सिकुड़ी, और यह अल्फा, ये पहले ही उच्च अवस्था में पहुंच चुका है। झोउयान ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन इसने सिर्फ कुछ बुद्धि और शक्ति प्राप्त की है। ये स्पष्ट रूप से सामान्य उच्च श्रेणी के जानवरों से कमजोर है। उसकी खोपड़ी को खोला तो अंदर एक छोटा सा क्रिस्टल था। वाह, इसमें एक कोर है।
कोर को देखकर सभी की आंखें चमक उठी। ये ग्रे और मैला दिख रहा था, लेकिन फिर भी यह एक कोर था। झू यान ने इसे जिया हाओ पर फेंक दिया। ये लो, तुम्हारा लूट का माल है। जिया हाओ ने इसे रखते हुए हंसी उड़ाई। हालांकि जैसे ही उसने इसे जेब में डाला, ये तुरंत धूल में बदल गया, जिससे उसका चेहरा अजीब हो गया। क्या बकवास है, तुमने कोर को क्यों अवशोषित किया? मैंने तुम्हें अभी तक अनुमति नहीं दी है। जिया हाओ चमत्कार के बर्तन पर चिल्लाए, क्योंकि ऑटो अवशोषण मोड 1 है। क्या तुम इसे अक्षम करना चाहते हो? जिया हाओ का चेहरा अजीब हो गया। क्या ये कोई ब्लैक मोबाइल कंपनी है? चारों ओर देखते हुए सान क्यूलियू ने आह भरी। उसने घायलों को देखा और सख्त आदेश दिया, सब लोग इकट्ठा हो जाओ और घायलों की मदद करो। उनके घावों पर मरहम लगाओ और मरहम लगाओ। इस बीच बाकी सब लोग भेड़िए के शव और उसके नाखून काट दो। खास तौर पर अल्फा, हमें उसका पूरा शरीर वापस ले जाना है। जिया हाओ सान क्यूलियू के कारणों को समझ गई। आखिरकार एक भेड़िया एक बार में 10,000 से अधिक टन सोना ला सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन हरी आंखों वाले भेड़ियों के फर, हड्डियां और नाखून कीमती हैं। फर से कपड़े या कवच बनाए जा सकते हैं और नाखून शिल्प सामग्री है। जानवरों के ताजे मांस में पोषक तत्व भी होते हैं, और यह भी कि उनकी हरी आंखों को क्रिस्टलीकृत करके गहनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्फा के लिए वह एक बार में लगभग 100,000 टन सोना ला सकता है। अच्छा, क्या मैं मदद करूं? जिया हाओ ने एक खंजर लिया और अपनी स्विफ्ट डेगर आर्ट्स को सक्रिय किया। अपने ऋषि की दिव्य आंखों का उपयोग करके उसने भेड़ियों की त्वचा से फर को आसानी से अलग कर दिया। उसे पूरे भेड़िए की हड्डियां पूरी तरह से अलग करने में मुश्किल से 10 मिनट लगे। सब कुछ ठीक से अलग कर दिया। वाह, इतनी सटीकता! मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसे रईस के पास इतनी तेजी से हड्डियां निकालने का हुनर होगा। सान क्यूलियू अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिरकार ज्यादातर रईस ऐसे काम में अपने हाथ कभी गंदे नहीं करते, लेकिन जिया हाओ की हड्डियां निकालने की गति बहुत तेज थी, एक अनुभवी साहसी की तरह जो जानवर से सामग्री इकट्ठा करने का तरीका जानता है। अच्छा, ये कुछ भी नहीं है। मेरे पास बस खंजर चलाने का हुनर है, बस इतना ही। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। हालांकि जिया हाओ अंदर से मुस्कुरा रही थी। इस शिकार के बाद उसका चमत्कारी पॉइंट पहले ही 3,500 पर पहुंच गया था। अकेले अल्फा भेड़िए ने उसे 500 चमत्कारी पॉइंट दिए। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि जानवरों से अवशोषित रक्त शक्ति में थोड़ी प्रगति हुई, क्योंकि मीटर ने चमत्कार के बर्तन में 1% दिखाया। ये लालची बर्तन, क्या मुझे वास्तव में इन्नेट रियल मास्टर्स को मारने और उनके शरीर को खाने की जरूरत है? जिया हाओ ने अपने मन में शाप दिया। हालांकि इस लड़ाई में अन्य लाभ कुछ नए कौशल कार्ड थे। तीव्र इंद्रियां कौशल शॉर्ट 10x। क्या आप उन्हें फ्यूज करना चाहते हैं? जिया हाओ ने सिर हिलाया, क्योंकि शॉर्ट फ्यूज हो गए, जिससे एक पूरा कौशल कार्ड बन गया। जैसे ही उसने इसे अवशोषित किया, जिया हाओ ने अचानक अपने शरीर में गुणात्मक परिवर्तन महसूस किया। उसकी दृष्टि में थोड़ा सुधार हुआ, जिससे चीजें और अधिक चतुर हो गईं। हालांकि जो चीज बढ़ी वह उसकी अन्य 4 इंद्रियों की संवेदनशीलता थी। मेरी नाक, कान, जीभ और त्वचा, सब कुछ बहुत संवेदनशील लगता है। तो यह एक जानवर की वृत्ति है। उसके बाद जिया हाओ ने 2 मुद्राते हुए कार्ड देखे और उससे एक चुनने के लिए कहा। उसने महसूस किया कि वे दोनों अल्फा भेड़िए से थे। धमकी की चीख मध्यम श्रेणी, प्रभुत्व आभा निम्न श्रेणी। जिया हाओ ने एक पल के लिए सोचा, क्योंकि उसने दोनों कौशलों के पक्ष और विपक्ष को तोला। ऐसी कई मार्शल आर्ट हैं जो आवाज को एक घातक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हैं। हालांकि अगर मैं इसे चुनता हूं तो ये कुछ संदेह पैदा कर सकता है। इसके अलावा सामने से टकराव के अलावा ये कौशल बहुत बेकार है। हालांकि प्रभुत्व आभा, हालांकि यह एक निम्न श्रेणी का कौशल है। इसके बेहतर उपयोग हैं। मैं इसका इस्तेमाल इंसानों और जानवरों दोनों पर कर सकता हूँ। जिया हाओ ने प्रभुत्व आभा को चुनते हुए सिर हिलाया। हालांकि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि वह सिर्फ एक विचार से अपनी आभा को सक्रिय कर सकता है। झू यान की पलकें झपक गईं, क्योंकि उसने जिया हाओ को अधिक से अधिक भेड़ियों की हड्डियां हटाते हुए देखा। ली किंग ने उसके हाव भाव पर ध्यान दिया। यह क्या है? वह बदमाश, वह कुछ अलग दिख रहा है, मानो वह अचानक बदल गया हो। हाँ, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। ली किंग उलझन में था। शायद यह मेरी गलतफहमी है। झू यान ने अपना सिर हिलाया। लेकिन मुझे अचानक लगा कि जिया हाओ की आभा अचानक बहुत
प्रभावशाली और जंगली हो गई है, ठीक वैसे ही जैसे अल्फा भेड़िया जिसे हमने पहले देखा था। मुझे लगता है कि हमें पहले जड़ी बूटियों की तलाश करनी चाहिए। ली किंग सान क्यूलियू की ओर चला गया और बोला, इसके अलावा क्या खून दूसरे जानवरों को आकर्षित नहीं करेगा? भेड़िए बहुत क्षेत्रीय होते हैं, दूसरे झुंड के यहाँ आने में काफी समय लगेगा, सान क्यूलियू ने समझाया। हालांकि तुम सही हो, जब वे लाशों की हड्डियां निकाल रहे होंगे तो हम जाकर जड़ी बूटी की तलाश कर सकते हैं। जैसा कि हमने सुना है, उस व्यक्ति ने झरने के पार चमकीले बर्फीले कमल को देखा था। जिया हाओ खून से अपने हाथ पोंछते हुए उठ खड़ा हुआ। बहुत अच्छा, हमें वहां जाना चाहिए। तालाब के पास पहुंचकर जिया हाओ ने उसे देखा। तालाब गहरा था और पानी साफ था, और ये ताज़ा और साफ दिख रहा था, किसी को भी नीचे कूदकर नहाने के लिए प्रेरित कर रहा था। समृद्ध झरने का पानी, एक स्थानिक दरार से रिसने वाली ऊर्जा से समृद्ध साधारण तालाब का पानी। इसका हल्का उपचारात्मक प्रभाव होता है। तालाब के पानी का वर्णन पढ़ते ही जिया हाओ की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या स्थानिक दरार? यह क्या है युवा मास्टर जिया? सान क्यूलियू ने जिया हाओ से पूछा। जिया हाओ ने बस अपना सिर हिला दिया। मुझे लगा कि इस तालाब का पानी थोड़ा अजीब है, जैसे यह ऊर्जा और उपचारात्मक गुणों से भरपूर है। जिया हाओ ने उत्तर दिया, शायद हमारे सैनिक यहाँ अपने घाव धो सकते हैं। हाँ, क्या ऐसा है? झू यान नीचे झुका और पानी को छुआ। वह सही है, पानी वास्तव में फीकी सांसारिक ऊर्जा ले जा रहा है। घायल सैनिकों के लिए यह अच्छा है, अपने घाव धो लो। सान क्यूलियो और ली किंग झू यान के शब्दों को सुनकर दंग रह गए। वाह, यंग लॉर्ड जिया के अवलोकन बहुत ही चतुराईपूर्ण हैं। ली किंग ने ठहाका लगाया। अगर ऐसा है तो तुम हमें गुफा क्यों नहीं ढूंढते? जिया हाओ ने हंसते हुए एक दिशा में इशारा किया। इसे ढूंढना मुश्किल नहीं है, तुम वहां जाओ। ली किंग की हंसी रुक गई क्योंकि उसने जिया हाओ द्वारा इशारा की गई दिशा को देखा। रुको, सच में? झू यान और ली किंग उस दिशा में आगे बढ़े। झरना जोर से बह रहा था क्योंकि इसने पूरे क्षेत्र को कवर किया था। हालांकि सही जगह पर खड़े होने के बाद ही झरने के पीछे एक गुफा की धुंधली रूपरेखा देखी जा सकती थी। झू यान और ली किंग दोनों ने देखा कि ली किंग ने अपनी उंगली से इशारा किया। वहां मैं कुछ चमकता हुआ देख सकता हूँ। ये ब्राइट स्नो लोट्स होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए झू यान ने धीरे धीरे गुफा में प्रवेश करते हुए नेतृत्व किया। झरना तेज था और जमीन फिसलन भरी थी। हालांकि झू यान के कदम दृढ़ रहे क्योंकि उसने ली किंग को वहां आने में मदद की। युवा भगवान, कृपया सावधान रहें। नहीं, मुझे इसे देखना चाहिए। ली किंग के कदम लड़खड़ा रहे थे क्योंकि इलाका पथरीला था। हालांकि उसने आगे बढ़ते हुए इस पर ध्यान नहीं दिया। गुफा के अंत में कोई तालाब नहीं था। हालांकि एक अजीब सफेद कमल जमीन पर मजबूती से जड़ जमाए हुए था। ये ब्राइट स्नो लोट्स है, ली किंग ने बड़बड़ाया। लेकिन जैसे ही उसने पंखुड़ियों को गिना, वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। अरे, ये केवल 6 पंखुड़ियों वाला है। हमें 12 पंखुड़ियों वाला कमल चाहिए।